लेट्स स्टार्ट द सेशन। और यहाँ से पहले मैं आपको थोड़ा सा आज के जो सेशन का एजेंडा है वो मैं समझा देता हूँ। तो जो पहला मैंने आपको कहा कि पहला हाफ जो है वो करियर काउंसलिंग के हवाले से होगा कि आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनानी है, कवर लेटर्स कैसे लिखने हैं। अक्सर लोगों को कवर लेटर के बारे में मालूम नहीं होता। फिर उसके अलावा जो है वो आपने अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, पोर्टफोलियो कैसे दिखाना है, डिजिटल अपनी एसईओ, अपनी प्रोफाइल की एसईओ कैसे करनी है। तो आई होप सो कि ये सेशन आप लोगों के फ्रूटफुल होगा। एंड फॉलोइंग दैट फिर जो है ये सेशन जो है वो हम ले जाएंगे अपवर्क, फाइवर और इनकी तरफ, ताकि आपको ये भी पता चले कि आपने जो स्किल सीखें उससे आपको पता है कि हम आपको जॉब प्लेसमेंट में तो हेल्प करते ही करते हैं, साथ में जो है वो आपको अपवर्क ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के ऊपर भी काम मिल सके, तो आपको स्कोप पता चले कि भाई अच्छा मैंने जो चीज़ें सीखी हैं वो सेलेबल स्किल्स हैं और ऑनलाइन इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जो आज मैं प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर आपने ये हमारी क्लासरूम ज्वाइन करनी नहीं करी है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें ताकि आप फॉलो अलोंग कर सकें इस प्रेजेंटेशन के हवाले से। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट दिस इंटायर सेशन। और इसका जो मेन मकसद है वो पोस्ट कोर्स करियर काउंसलिंग है। और पोस्ट कोर्स करियर काउंसलिंग का मकसद क्या है कि आपने हार्ड स्किल्स तो सीख ली हैं। अब आपको ये आ गया कि यार आपने सीवीई में तो आपने टैबल्यू, पावर बीआई, क्लिकसेंस, एसक्यूएल पे काम करना, ये सब सीख लिया है। अगर आप सीडीए में हैं तो आपको पाइथन अच्छे तरीके से आ चुकी है। अब आपको एसक्यूएल भी, टैबल्यू भी आता है। अब आपको जो है वो ये चीज़ भी आती है कि आपने कैसे मशीन लर्निंग मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करना है, स्टैटिस्टिकली चीज़ों को इवैल्यूएट करना है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको हार्ड स्किल्स में आती हैं। अगर आप सीडीई से ताल्लुक़ रखते हैं तो माशाल्लाह अब आपको जो है वो पूरी डेटा पाइपलाइंस बनाने आती हैं, स्क्रैपिंग करने आती है, एपीआई से बात करना आता है, डेटा को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुंचाना, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना आपको आता है। आपको स्पार्क पे पाइपलाइंस बनाने आती हैं, आपको एसक्यूएल पे डेटा वेयरहाउसिंग के हवाले से ईटीएल की जॉब्स लिखना आती हैं, प्रोसीजर्स लिखना आते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपने आप हार्ड स्किल्स देख ली। और इन हार्ड स्किल्स की आप खास तौर पे वैल्यू अपवर्क वाले सेशन में और भी ज़्यादा देखेंगे कि अच्छा यार मुझे फ़लाँ चीज़ आती है, इसकी जॉब अपवर्क पे इतने की है या फाइवर पे इतने की है, या इसकी रिमोट जॉब इतने एनुअल मुझे डॉलर्स में पे करती है। ठीक है जी। लेकिन इसके अपार्ट हमारे पास एक बहुत सारा इकोसिस्टम है कि आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे कैसे। तो उसके लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निक्स चाहिए जिसके ज़रिए आप अपने आप को सेलेबल बनाते हो। तो वन ऑफ दोज टेक्निक्स वी आर स्टार्टिंग टू बिगिन विद इज़ द यार कवर लेटर। ठीक है, कवर लेटर क्या होता है, लेट्स स्टार्ट टू सी कवर लेटर। तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि कवर लेटर खुद क्या होता है। ठीक है नहीं, तो लेट्स बिगिन विद कवर लेटर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपने रेज्यूमे तो आप सबको मालूम होगा, कवर लेटर क्या होता है लेट्स सी। तो सबसे पहले हम कवर लेटर खोल लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, व्हाट इज़ अ कवर लेटर। तो अगर आप थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देखें तो कवर लेटर जो है वो एक अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमेशा कैरियर की अपॉर्चुनिटी सबमिट करते हुए जो कि रेज्यूमे के साथ इंक्लूडेड होना चाहिए। तो अगर आप रेज्यूमे फाइल कर रहे हैं लेकिन आप कवर लेटर सेंड नहीं कर रहे तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज़ कर रहे हैं अपने रेज्यूमे को आउटस्टैंड करने के लिए। अब वो क्या अपॉर्चुनिटी है? देखो, कवर लेटर वो एक ऐसी चीज़ है वाहिद जो कि जिसके ज़रिए आप जो है वो अपने जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर है उससे आप बात करते हो। पोटेंशियल एम्प्लॉयर से आप बात करते हो तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप उसको बताते हो कि वाई आई एम अ सूटेबल कैंडिडेट, वाई आई शुड बी प्रेफर्ड टू बी हायर्ड। ठीक है, तो अ कवर लेटर इज अ यूज टू एक्सपाउंड ऑन एक्सपीरियंसेस दैट वर ओनली ब्रीफ टच अपॉन रेज्यूमे। मतलब रेज्यूमे में आपके पास बहुत सारी चीज़ें आप फॉर्मली लिखते हो, लेकिन कभी कभार आप एक्सप्रेसिव होना चाहते हो, अपने कुछ तजुर्बात के बारे में ज़्यादा बताना चाहते हो, तो कवर लेटर के अंदर आप थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें बता सकते हो। इट सर्व्स एज एन एक्सीलेंट टूल फॉर कस्टमाइजिंग एप्लीकेशन मटेरियल्स। रेज्यूमे आपका स्टैंडर्डाइज होता है, आप उसको जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या चीज़ है जो पर्सनलाइज टच देती है, आपको रोबोट नहीं बनाती। पीपल एक्चुअली हेट जब उनके पास रेज्यूमे आता है या कोई भी एप्लीकेशन आती है एंड दैट इज़ नॉट पर्सनलाइज्ड। मतलब दैट इज़ लग रहा है कि यार तुमने 15 लोगों को सीवियाँ पकड़ानी थी, तुमने एक टेम्पलेट बनाया और बीसीसी में रख के सबको मुझे भेज दिया। तो मैं भी बीसीसी का एक मेंबर हूँ जिसके लिए कोई तुमने खास तौर पे अप्लाई नहीं किया। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन माई कंपनी, यू आर इंटरेस्टेड टू गेट अ जॉब। वेर एवर यू गेट अ जॉब, यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन अ जॉब, नॉट स्पेसिफिकली टू माई कंपनी। तो पीपल नाउ वॉन्ट टू हायर पीपल दैट आर इंटरेस्टेड इन द कंपनी, राइट।
एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्रू आउट यू हैव रिसर्च थोरली टू ऑर्गेनाइजेशन। जब आप कवर लेटर लिखते हैं तो उसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने पढ़ा, मैं आपके कॉज से इंस्पायर्ड हूँ, आई एम विलिंग टू ज्वाइन विथ माई स्किल्स, ताकि मैं अपने स्किल्स को आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कॉज के लिए सर्व कर सकूँ। तो ये कवर लेटर आपको समझ में आ गया होगा कवर लेटर क्या होता है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं तसल्ली से, अगर आपने वो सेशन अगर आपने ये चीज़ ज्वाइन कर ली है। अगर आप चाहते हैं कि मटेरियल को डाउनलोड कर सके तो यार के मटेरियल डाउनलोड करने का तरीका ये है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट कोने में मौजूद है, ओपन इन अ न्यू विंडो करेंगे। अब जब आप ओपन इन अ न्यू विंडो करेंगे तो आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे कोने पे मौजूद है, टॉप राइट पे, ठीक है जी। तो आप यहाँ से सारे रिसोर्सेज कोशिश कीजिएगा कि आज और कल के अंदर डाउनलोड कर लें, उसके बाद ये क्लासरूम अनअवेलेबल हो जाएगी। तो सारे रेज्यूमे इन सब के टेम्पलेट्स डाउनलोड कर लीजिए प्लीज़। अब इस वक्त ना लग जाइएगा डाउनलोड करने में, तसल्ली से जब सेशन खत्म हो जाए 1-आधा घंटा लगा के बैठें और सारी चीज़ें डाउनलोड कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट कवर लेटर राइटिंग टिप्स, जो कि आपको कवर लेटर समझ में आ गया है। There is no such thing as a form cover letter. Each letter should be unique and targeted to specific employer position. मतलब ये मैंने कवर लेटर का भी टेम्पलेट बना दिया भाई, रिज्यूमे का टेम्पलेट बना लो और वो स्टैंडर्डाइज रखो, लेकिन कवर लेटर को टेम्पलेट में ना रखो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि स्क्रैच से हर बार अलग अंग्रेजी में कवर लेटर लिखने की ज़रूरत है। इसका ये मतलब है कि कवर लेटर का अगर टेम्पलेट लिखा हुआ है तो आप उसको कस्टमाइज़ करो, रीड आउट करो उसी फ्रेम ऑफ माइंड से कि जैसे आप स्क्रैच से लिख रहे होते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि अच्छा यार ये चीज़ रेलिवेंट है। कभी कभार अक्सर ऐसा भी होता है, मेरे पास अक्सर लोगों के रेज्यूमे या कवर लेटर आते हैं जिसमें एप्लीकेशन में लिखा होता है कि उन्होंने पिछली जॉब किसी और जगह अप्लाई कर रहे थे, उसके बाद 2-3 जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें मेरी भी बारी आ रही थी, तो उसमें उन्होंने मेरी जॉब पे अप्लाई किया और पिछली वाली कंपनी का नाम लिख दिया कि मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ माशाल्लाह। तो ऐसा ना करो, जिससे पता चल जाए कि भाई आपने सिर्फ छापा खाना लगाया हुआ है और आपको कोई कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है। एम्प्लॉयर डज नॉट एक्सपेक्ट टू रिपीट योर रेज्यूमे इन योर कवर लेटर। हाँ, रेज्यूमे में जो बातें लिखी हैं वो कवर लेटर में नहीं लिखनी, बल्कि थोड़ा सा समराइज करनी है, अपनी प्रोफाइल को ब्रीफ करना है। रेज्यूमे में वही आपने लिखा है मैंने मैट्रिक किया था, फिर मैंने इंटर किया था और ये सब चीज़ें की थी, तो आपने कवर लेटर में जो बात करने की अपॉर्चुनिटी है वो ज़ाया कर दी। योर कवर लेटर शुड ऑल्सो अलाउ द एम्प्लॉय टू गेज योर राइटिंग स्किल्स। मैंने कहा कि कवर लेटर एक्सप्रेसिव होता है, मतलब ये कि आप ये बताते हो कि आई एम रियली इंटरेस्टेड इन योर कंपनी, आप किस तरह से कॉज से जुड़े हो, आप किस तरह से वैल्यू डिलीवर करते हो। तो कवर लेटर के अंदर की जो अंग्रेजी है ना, वो ग्रामरली और 2-3 जगह से 10 दफ़ा चेक करा दें, ठीक है, ताकि आपको आपका इंप्रेशन फर्स्ट टाइम जाए कि हाँ यार इसको बात करने आती है, इसको कम्युनिकेट करना आता है। अब आपको ये बता रहा है कि कवर लेटर में लिखा क्या जाता है। तो पहले पैराग्राफ के अंदर इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, मतलब ये कि आप कौन हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इन दिस व्हाई आर यू राइटिंग, इन दिस फर्स्ट सेंटेंस यू आर टेलिंग देम राइटिंग टू अप्लाई द पोजीशन, आई एम इंटरेस्टेड इन योर पोजीशन, इस तरीके से बात करते हैं। मेक श्योर यू एक्सप्लिसिटली स्टेट द नेम ऑफ द पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि उसको कवर लेटर पढ़ते ही फ्रेम ऑफ माइंड बनना शुरू है, अच्छा यार इसके लिए बात कर रहा है। भले उसको कहीं से भी कवर लेटर मिला हो, चाहे वो उसने फ्रेम ऑफ माइंड में खोला होगा नहीं खोला होगा, यार मैं इस जॉब के लिए कवर लेटर देख रहा हूँ, आपका कवर लेटर खुद उसका फ्रेम ऑफ माइंड स्टार्ट कर देगा कि अच्छा यार इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है। Where did you find about the organization? I found that on LinkedIn. ठीक है, interested in this organization for which I found on LinkedIn. An introduction to the rest of the line. It may help you think of this as a thesis statement. आप अपने बारे में पैराग्राफ 2 में ये बताऊंगा, मतलब ये जो पहली लाइन है इंट्रोडक्टरी, वो 2 लाइन बस मैक्स पे मुहित होगी। दूसरी जो पैराग्राफ है वो आपका मौजूद होगा पैराग्राफ के बारे में जो कि अबाउट यू है, जिसमें आप अपने बारे में बता रहे हैं कि आपके पास एम्प्लॉयर की क्वालिफिकेशंस क्या हैं, क्या क्राइटेरिया है, आप कैसे मीट कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया से। प्रेशर नहीं करना, आपने एंटायर रिज्यूमे को पूरा एनकैप्सुलेट नहीं करना है, यहाँ पे बात लिखी हुई, डोंट फील टू प्रेशर टू स्टफ योर एंटायर रिज्यूमे इनटू वन पैराग्राफ। प्लीज़ अपना माइक म्यूट रखिएगा ताकि बीच में सेशन डिस्टर्ब ना हो, ठीक है जी। इंस्टेड highlight and expound few aspects of your resume that specifically align with the qualifications stated in the job listing। मतलब ये कि रेज्यूमे को देखकर और जॉब डिस्क्रिप्शन को देखकर जो बीच का एक पॉइंट बनता है ना समरी की, यार आपने ये जॉब दी गई है, इसमें ये स्किल्स दरकार है और मेरे पास ये स्किल्स हैं और मैं इस तरीके से इनको मैप कर सकता हूँ, ये बात आपने लिखनी है अपने अबाउट यू के बारे में, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि आपने रेज्यूमे की समरी लिख दी है। आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में रिलेट कर सकते हैं, आप अपनी एजुकेशन के बारे में रिलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वी वांट एन ACCA, तो आप बताएं कि मेरी एजुकेशन ACCA है जो कि आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के मुताबिक है। अब ये बात करने का तरीका है, जैसे हम ह्यूमन टू ह्यूमन एक्सचेंज करते हैं बात को, ठीक है जी। फिर आपने कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंस किया है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पर आपके पास मार्केटिंग की जॉब है,
अब वो मार्केटिंग की जॉब है या फॉर एग्जांपल डेटा एनालिस्ट की जॉब है, लेकिन उसमें वो कह रहा है कि वी नीड अ पर्सन हु इज़ सेल्फ इनिशिएटिव, खुद जो है वो अपनी राह बनाता है। तो आपको अपने एक्सपीरियंस में से ऐसा निकालना पड़ेगा, ऐसा वाक़या जहाँ पे आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया और आपने खुद दिन रात बैठ के उसका पूरा स्ट्रक्चर किया, उसको फ्रेम किया और उसको नेविगेट किया और फिर उसको डिलीवर किया। तो आप उसको रिलेट कर सकते हो कि आई हैव अ प्रोफाउंड एक्सपीरियंस इन डिलीवरिंग प्रोजेक्ट्स विद सेल्फ एक्सपीरियंस एंड सेल्फ नेविगेटिंग स्किल्स। ठीक है जी। स्पेशल स्किल्स कोई आपके पास है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास NLP का आपको जो है वो टेक्स्ट एनालिसिस के बहुत अच्छे स्किल्स आ गए, आपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद थोड़े से और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कोर्स किए और आपके पास NLP की स्पेशल स्किल्स आ गए। अब आप अप्लाई कर रहे हैं NLP इंजीनियर के लिए, तो आप वहाँ पे बाकायदा लिखें कि भाई मैं NLP के मैंने कोर्स किए हैं एडवांस, मेरे पास स्पेशल स्किल्स हैं, ताकि आप उसकी जो जॉब है उससे टेलर मेड बात कर सको। कि कवर लेटर सिर्फ इसी के बारे में, कवर लेटर बिल्कुल अनरिलेटेड बात करने के लिए नहीं है। पैराग्राफ 3 मतलब आप जिसके अंदर आप अपनी अवेयरनेस उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दें कि भाई मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपका ये आर्टिकल पढ़ा है, मैंने आपकी ये वेबसाइट देखी है, आपका ये कॉज बहुत अच्छा है, मैं इससे बहुत सहमत हूँ, मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। इस तरीके से अबाउट देम में बात करोगे। इन पैराग्राफ 4 में कंक्लूजन होगा जहाँ पर आप ये बात कर रहे होते हो कि मेंशन इंक्लूडिंग इन योर रिज्यूमे, गिव देम योर फोन नंबर, मेरा फील फ्री टू रीच मी आउट, आई एम हैप्पी टू हैव सेट अप अ कॉल, हाउ आई कैन ऐड वैल्यू टू योर ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके की आप बात अपने कंक्लूजन में लिखते हो। अब यहाँ पे एक सैम्पल एप्लीकेशन लेटर भी दिया गया है जो कि आपको ये बता रहा है कि भाई आपने कैसे अपना कवर लेटर जो है वो डिज़ाइन करना है। अब यहाँ पे नोटिस करें, डियर मिस बॉयड, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन सस्टेनेबिलिटी इंटर्नशिप। अब आप नोटिस करें, पहले सबसे पहले ये बात किसको कवर किया है कि इंट्रोडक्शन, जिसमें आप बता रहे हैं कि क्यों आप लिख रहे हैं, कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर अगर आप दूसरा पैराग्राफ इसका जाकर पढ़ें जहाँ पर आ रहा है कि आई वुड बी अ स्ट्रॉन्ग एसेट टू सस्टेनेबिलिटी, आई हैव रिटन माई स्कूल पेपर, यहाँ पे बात करी रिटन क्लियर मैसेजेस। फिर यहाँ पे बात करी आई हैव बिगन टू डेवलप सॉलिड फाउंडेशन इन्वायरमेंटल इशूज़। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सेकंड पैराग्राफ में यही बात की गई थी कि मेरी वो कौन सी खासियतें हैं जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन से या आपके काम से रिलेट करती हैं। ठीक है जी। फिर आपके पास थर्ड पैराग्राफ आया, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन सस्टेनेबिलिटी टास्क फोर्स। मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे अप्लाई कर रहा है वो सस्टेनेबिलिटी टास्क फोर्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये देख रहे हो, सुसन बॉयड सस्टेनेबिलिटी टास्क फोर्स ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की अवेयरनेस के बारे में, अब अबाउट देम के बारे में बात हो रही है कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, द प्रैक्टिस हम मुझे वो इंस्पायर किया है, विच इज़ एविडेंस बाय द प्रेस रिलीज, आई ऑल्सो एंजॉयड राइटिंग अबाउट एनवायरमेंट इशूज़ एंड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम। मतलब आपके कॉज से मैं जुड़ना चाहता हूँ। अब फाइनली आएगा आपके पास के पैराग्राफ 4 में कंक्लूजन कि मुझे कैसे रीच आउट किया जा सकता है, आई एम एक्साइटेड टू बी रीच्ड आउट। तो आपके पास इनक्लोज इज द रेज्यूमे फॉर योर रिव्यू कंसिडरेशन, आई विल कॉन्टैक्ट यू विद इन 2 to 3 वीक्स, श्योर यू हैव रिसीव ऑल माई इन्फॉर्मेशन। मतलब फॉलो अप भी बता दिया गया, मैं इतना इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपको 2 से 3 हफ्ते बाद खुद फॉलो अप भी करूँगा। इन द मीन टाइम यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन रीच मी आउट फॉर फॉलोइंग डिटेल्स, आई लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग विद यू इन द नियर फ्यूचर। तो आई होप सो कि आपको कवर लेटर कैसे लिखते हैं अब ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मुझे ज़रा कमेंट्स में बताइए कि आपको कवर लेटर लिखना आ गया है, और जो है वो लोग जो कि क्लासरूम का लिंक मांग रहे हैं, प्लीज़ चेक कीजिए आप लोग की जो लास्ट क्लासरूम है। जैसे CV वालों को मैंने क्लिक सेंस के अंदर जो है वो अनाउंसमेंट किया हुआ है, मैंने जो है CDA वालों को जो है वो पाइथन और सीक्वल वाले में सीक्वल और ML वाले में किया हुआ है, और सॉरी सीक्वल और टैबलू वाले सेक्शन में किया हुआ है अनाउंसमेंट। व्हाट्सएप ग्रुप चेक करें, वहाँ पे भी लिंक शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से आप ये हासिल कर सकते हैं। अगर आपको कवर लेटर वाली चीज़ क्लियर हो गई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कवर लेटर क्लियर, कवर लेटर क्लियर, ताकि हम आगे बढ़ जाएं। एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच। आई होप सो कि कवर लेटर वाला एरिया आपको क्लियर होगा। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं कि आपको पूरा टेम्पलेट दिया गया है। यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि आपने अपने जो है वो किस तरीके से अपने चीज़ों को स्ट्रक्चर करना है। यहाँ पे अच्छा कवर लेटर के अंदर एक कुछ ये डिफरेंट रिज्यूमे का आ गया है रिसोर्स, मैं इसको अपडेट कर दूँगा ताकि यहाँ पर आ जाए। अच्छा ठीक है, ये वाला है। इसके अंदर आपको पूरा ये रिसोर्स दिया गया है कि आपने अपना रेज्यूमे कैसे लिखना है, आपने अपना कवर लेटर कैसे लिखना है, सारे स्किल्स यहाँ पे क्या है। अभी हम रेज्यूमे पे आएंगे तो वहाँ पे फुल डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ कवर लेटर यहाँ पर कहाँ फर्दर मौजूद है, लेट मी सर्च कवर।
Okay, chapter 6 is cover letter starting from page number 27. So if we quickly navigate down to page number near 27, we're gonna see a cover letter here. Okay, constructing a cover letter. Here is the cover letter. Okay, तो आप चैप्टर 6 आ गया कवर लेटर्स, और यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो आपको ये सिखा रहा है कि आपने किस तरीके से अपने कवर लेटर को कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये आप चाहें तो कोने पे 3 डॉट दबा के ओपन एंड न्यू विंडो करके डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहें तो नहीं इसको डाउनलोड करके रख लें ताकि आपको जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो। ठीक है जी, तो आई होप सो कि कवर लेटर वाला पार्ट आपको क्लियर है। यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं, ये देख रहे हैं टेम्पलेट कवर लेटर दिया हुआ है। आप इसको कॉपी करें, अपने हिसाब से अमेंड करें और जो है वो अपना कवर लेटर क्रिएट करें। यहाँ पर एक रेज्यूमे दिया हुआ है, एक कवर लेटर का टेम्पलेट दिया हुआ है। अब यहाँ पे नोटिस करें, ये एक टेम्पलेट आपको दिया हुआ है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट की डिटेल्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। आप जो है वो यहाँ पर अपना कवर लेटर यहाँ पे लिख रहे हैं, ये देखें पूरा डॉक का टेम्पलेट है। आप इसको डाउनलोड कीजिए और उसको कस्टमाइज़ कीजिए। अब ये कवर लेटर फॉलोड बाय अ रेज्यूमे, ये देखिए पूरा टेम्पलेट दिया हुआ है। यहाँ पर कवर लेटर के बारे में आपको ये पूरा यहाँ पर रेज्यूमे दिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस भी नज़र आएंगी रेज्यूमे की, जैसी अभी हम बात करते हैं रेज्यूमे की। ठीक है जी, तो हम रेज्यूमे पे मूव करते हैं यहाँ पे सेक्शन को, और अब बात करते हैं कि कवर लेटर। अब आपको क्लियर है कि कवर लेटर लाजमन भेजना है। अब आप में और एक नॉर्मल कैंडिडेट में क्या फ़र्क होगा? आप कराची आई के पढ़े हुए कैंडिडेट हैं, आपको ये पता होगा कि आपने कवर लेटर लिखना है, आपने रेज्यूमे के साथ अटैच करना है, किस तरीके से फ्रेम करना है, तो आपके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है जी, अब आते हैं रेज्यूमे की जानिब से, और कुछ चीज़ें यहाँ पर हम नोटिस करते हैं। रेज्यूमे आप सब लोग लिखना जानते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें करेक्टिव मेजर में लेना चाहूँगा इंस्टेड ऑफ शेयरिंग यू टेम्पलेट्स फॉर रेज्यूमे, जो कि आपको यहाँ से डाउनलोड करके मिल जाएंगे। देखें, आपने एक चीज़ करनी है, अक्सर लोगों को मैं नोटिस करता हूँ कि वो लिंक्डइन पे भी गलती करते हैं और साथ में अपने रेज्यूमे में भी गलती करते हैं। वो ये करते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, मेरी अपनी जेडी उठाकर वो रेज्यूमे में छाप देते हैं। बहुत ईजी है, आप अपने एचआर से जेडी मंगवाएं और उसको कॉपी पेस्ट कर दें अपने रेज्यूमे में। हु केयर्स, मतलब कोई मसला नहीं है। मैं भी रीड नहीं करना चाहूँगा आपकी क्या जेडी है। आपकी जेडी रीड करके मुझे ये पता चलेगा कि अच्छा ठीक है आप ये फला काम करते हैं, लेकिन इस काम में कितने कॉम्पिटेंट है ये नहीं पता चलेगा। तो ख़ास तौर पे इसके लिए मुझे चाहिए होगा कि आप अपनी अचीवमेंट्स लिखें ओवर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब आप अचीवमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे तो मुझे खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, तभी तो आपने अचीव किया। अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि आप अचीवमेंट लिख रहे हैं, आप काम करते हैं प्रोडक्ट डेटा एनालिस्ट और आप अचीवमेंट लिख रहे हैं मार्केटिंग डेटा एनालिस्ट की, तो मुझे समझ में आएगा कि अच्छा यार ये पता नहीं कैसा बंदा है, ये तो मार्केटिंग डेटा एनालिस्ट वाली, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको अचीवमेंट अपने एरिया के अलावा मिल नहीं सकती। ठीक है, तो अचीवमेंट लिखें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद ही इन्फर हो जाएगी। यहाँ पे नोटिस करें कैरीड आउट सेल्स ऑपरेशन, यहाँ पे लिखें एक्सीडेड मंथली सेल्स KPIs फॉर 4 months इन अ रो। दिस इज हाउ यू मेंशन एंड एंटायर्स योर एम्प्लॉयर कि मुझे हायर क्यों करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ओवर परफॉर्म करता हूँ, मैं एक्सीड करता हूँ KPIs में और कंसिस्टेंट परफॉर्मर हूँ। 4 months इन अ रो क्या बता रहा है? आई एम अ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं कि 1 महीना 2 महीना, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। अनदर थिंग, डेट का जो स्टैंडर्ड है वो आप स्टैंडर्डाइज लिखें। देखें आपका जो रेज्यूमे है ना, वो अब बहुत सारे रेज्यूमे पार्सिंग सिस्टम्स में जाता है, ATCs कहलाते हैं, जो कि रेज्यूमेस को जो है वो स्क्रूटनाइज करते हैं और डेटा को पॉपुलेट करके देते हैं उनके सिस्टम्स में। मतलब हज़ारों रेज्यूमेज आ रहे हैं, तो दे कैन नॉट एक्चुअली सी इंडिविजुअल रेज्यूमे docx and PDFs. What they do is they put a bunch of resumes into an ATC system that is a standardized reading format, एंड उसके अगेंस्ट में वो एक्सट्रैक्ट करके लाता है और उनको एक CSV फॉर्मेट में या डिस्प्लेबल फॉर्मेट के अंदर ग्रिड में वो पॉपुलेट कर देता है और फिर उसको वो रेकमेंड करता है। अब याद रखें, अगर आप स्टैंडर्डाइज फॉर्मेटिंग डेट की और अपने रेज्यूमे को फॉरवर्ड नहीं करेंगे, आपने अपना रेज्यूमे जो है वो PSD पे जाके बना दिया, फोटोशॉप पे जाके बना दिया, तो वो कैसे रीड करेगा? अगर रीड नहीं कर सकता तो नो वन केयर्स के ATC में आपका रेज्यूमे रीड हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे 5 रेज्यूमे की बात नहीं हो रही कि यार मैंने 5 लोड किए थे तो 4 आए हैं तो 1 नहीं आया, तो लेट मी जस्ट गो एंड सी कि यार वो फला वाला रेज्यूमे क्यों नहीं आया। वो करने का भी किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई कर ले तो आपकी बचत है। वरना लोग यहाँ पे हज़ारों रेज्यूमे अपलोड होते हैं, उसमें से एक आपका मिस हो गया तो क्या हुआ? होगा वो ये सोचेगा कि हो सकता है उसने रेज्यूमे में पता नहीं कोई लिखा ही नहीं होगा या सही फॉर्मेट ही नहीं होगा,
अगर एक बंदे को सही फॉर्मेट लिखना ही नहीं आता तो फ़ायदा क्या है ऐसे बंदे को हायर करने का। डेट का फॉर्मेट आपका करेक्ट होना चाहिए ताकि रेज्यूमे आपके एक्सपीरियंसेस को सही क्लासिफाई कर सके। डेट का फॉर्मेट ठीक नहीं होगा तो आपकी पढ़ाई बाद में आ जाएगी, आपका एक्सपीरियंस पहले आ जाएगा, एक्सपीरियंस ऊपर नीचे हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। टू स्टैंड आउट शो द इम्पैक्ट दैट यू मेड, मतलब ये कि इंस्टेड आप ये बताओ कि मैंने लॉन्च की थी सोशल मीडिया कैंपेन। सर आपने कहा था कि आप ये बताएं अपनी अचीवमेंट बताएं, तो मेरी अचीवमेंट थी कि मैंने सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च की। और भाई सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च करना आपकी अचीवमेंट नहीं थी, आपकी अचीवमेंट थी कि आप, ये तो आपकी जेडी थी, आपकी अचीवमेंट ये थी कि आपने उसके अंदर कोई मेट्रिक बताया, क्वान्टिफाइबल इम्पैक्ट बताया कि यार मैंने 5% से चीज़ों को इम्प्रूव किया, मैंने 10% से टाइम को रिड्यूस कर दिया, मैंने 50% प्रॉफिटेबिलिटी को ऑप्टिमाइज कर दिया बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट। मतलब मैंने मशीन लर्निंग का मॉडल लिखा, अब मैं आपको कॉन्टेक्सचुअलाइज करता हूँ। मैंने पावर बीआई का डैशबोर्ड किया जिसके ज़रिए हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स किए, फिर हमने उसके अंदर कुछ एरियाज़ देखे जहाँ पे हमें एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट नज़र आए, हमने उस पर डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स किए। टैब्ल्यू के अंदर वी फिगर्ड आउट कि हमारे प्रोसेस में कुछ जगहों पे इश्यूज थे, हमने उन इश्यूज़ को ऑप्टिमाइज़ किया एंड वंस वी वर डन, हमने प्रोसेस री इंजीनियरिंग ये की थी। वंस वी वर डन तो उसका आउटकम ये था कि प्रोसेस क्योंकि ऑप्टिमाइज हो गया तो पहले 10% हमारा ऑर्डर रिजेक्शन रेशियो था, अब हमारा ऑर्डर रिजेक्शन रेशियो कम होकर 5% पे आ गया है। दिस इज़ द क्वान्टिफाइबल इम्पैक्ट जो कि मैंने आपको समझाया सीडीई के हिसाब से। अब मैं सीडीए के हिसाब से अगर आपको समझाऊं तो आप मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाते हैं, आप पाइथन की स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, इन सब का मकसद क्या होता है, आप डेटा साइंस के ज़रिए, डेटा के ज़रिए चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करें। तो ओवरलैपिंग कॉन्टेक्स्ट आएगा, लेकिन अगेन जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं इसमें बात करता हूँ कि प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ कि मैंने मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन किया और जिसके ज़रिए हम जो है वो फॉर एग्जांपल एक कस्टमर जो है वो चर्न होने वाला था तो हमने उसको प्रिडिक्ट कर लिया। By predicting the churn, what we were able to do is what we were able to do prescriptive analytics। मतलब ये कि हमने उस कस्टमर का टच पॉइंट देखा कि वो चर्न होने वाला है इसलिए क्योंकि उसके पास जो है वो पैकेज के अंदर फॉर एग्जांपल लिमिट ख़त्म हो रही है या कोई और इशू है। हमने प्रिस्क्रिप्टिवली क्या किया कि हमने अपने पास से एक बोनस उसको क्रेडिट दे दिया। बोनस क्रेडिट देने की वजह से वो जो इस महीने कटने वाला था वो अगले महीने जो है वो हमारे पास टिक गया कि यार हाँ यार मुझे तो बोनस मिनट्स मिल गए, वो कस्टमर खुश हो गया। या फॉर एग्जांपल हम ये बात करें कि कस्टमर का आपने खाना खाने के बाद फीडबैक लिया, अब बिलिंग पे गया हुआ है, वो फीडबैक फ़ौरन से अगर फीड इन हो गया सिस्टम के अंदर तो अभी आपके पास वेटर आता है और बोलता है कि यार आपका एक्सपीरियंस बुरा रहा, अभी सर आप बिलिंग कोई टेंशन नहीं है, आपके बिल नहीं होगा, मैं आपको स्वीट डिश ला के देता हूँ, आप प्लीज़ नाराज़ ना हो, आपके लिए मैं कुछ और कर सकता हूँ। अब यही चीज़ अगर ऑटोमेटेड हो गया, फॉर एग्जांपल कस्टमर का फीडबैक लिया, वहाँ पे बिलिंग के लिए गया हुआ है, कस्टमर का फीडबैक वापस अभी आया तो जैसे ही उसके दरमियान जो सिस्टम ने ट्रिगर कर दिया कि भाई इसकी बिलिंग रोको और इसको ये स्वीट डिश ऑफर कर दो। नाउ दिस इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के कस्टमर नाराज़ होगा, इसके कमेंट्स पढ़ के, इसके रिव्यूज़ पढ़ के नेगेटिव सेंटिमेंट मुझे मिला है, तो ये आपका मशीन लर्निंग मॉडल है जो कि आपका ये काम करके दे रहा है और आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब आप बताएंगे कि मैंने इसके ज़रिए मैंने 10% नेगेटिव रिव्यूज़ सोशल मीडिया कैंपेन पे जो स्वॉट के ऊपर मेरा बुरा कमेंट होने वाला था मैंने रिड्यूस कर लिया, कस्टमर्स वर हैप्पी। आफ्टर मैंने फीडबैक लिया तो कस्टमर नेगेटिव रिव्यूज़ को मैंने 10% से रिड्यूस कर दिया, उनको पॉजिटिव रिव्यूज़ में तब्दील कर दिया। नाउ दिस इज़ क्वान्टिफाइबल एंड मेजरेबल इम्पैक्ट। डेटा इंजीनियरिंग वालों की बात करूँ तो वहाँ पर आप लोग पाइपलाइंस बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि अभी आपने डेटा वेयरहाउसिंग सीखी है, आपने प्रोसीजर्स बनाए, अब आप वो जो आपने एससीडी सीखा है, आपने स्लोली चेंजिंग डायमेंशन सीखे हैं डेटा वेयरहाउसिंग के हवाले से, वो आप एसक्यूएल के प्रोसीजर के थ्रू भी कर सकते हैं। अब आप ये बोलें कि मैंने यार उसको स्पार्क के थ्रू किया, तो फॉर एग्जांपल मुझे पता चला कि मैं जब एसक्यूएल के प्रोसीजर के थ्रू कर रहा था तो 10 घंटे की ईटीएल पाइपलाइन थी, मगर ये कि जैसे ही मैंने स्पार्क की पाइपलाइन के थ्रू किया तो वो मेरे पास नज़र आया कि वो मेरे पास पैरेलल नोड्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मैंने क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर पे काम किया था तो अब वो रन जो है वो रिड्यूस होकर 3 घंटे पे आ गई। तो मैंने ओवरऑल क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर क्योंकि हमारा काम हो रहा था तो हमारा क्लाउड पे जो बिल बनता था वो फॉर एग्जांपल $100,000 का बनता था। आफ्टर दिस ऑप्टिमाइजेशन हमारा $30,000 का जो है वो बिल बन रहा है इस का। तो इससे क्लाइंट को भी हमने बेनिफिट दिया और ऑब्वियसली एज अ कंपनी हमें भी जो है वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन बेनिफिट मिला। तो क्वान्टिफाइबल इम्पैक्ट यहाँ पर इस तरीके से आप समझाते हैं। अब जैसे इंजीनियरिंग की जॉब के लिए अप्लाई करें तो दे वुड बी इंटरेस्टेड क्या भाई आपको सिर्फ चीज़ बनाने नहीं आती हो बल्कि ऑप्टिमाइज चीज़ बनाने आती हो। तो सब लोग मेरे साथ हैं, सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं क्वान्टिफाइबल इम्पैक्ट के बारे में? ऑलराइट, ग्रेट, थैंक्स। अब आपके पास आता है फॉन्ट्स।
अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि फैंसी रेज्यूमे बनाने के चक्कर में स्टाइलिंग, और आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो एआई बेस्ड रेज्यूमे बन रहे हैं, तो उसके अंदर प्लेटफॉर्म्स भी इस तरह के दे देते हैं कि यार लोगों को अच्छा लगना चाहिए, भले उसका इम्पैक्ट सही हो ना हो, लोग पीपल डोंट केयर बिकॉज पीपल वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स रिगार्डलेस, दे डोंट वांट टू सेल द गोल। क्या यार एंड गोल क्या है, लोग जो है वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब इस तरह का फॉन्ट यूज़ करना या ख़तरनाक किस्म का कोई और नॉन स्टैंडर्डाइज फॉर्म यूज़ करना इज़ टोटली इनकरेक्ट। ऑल्सो कभी कभार आपका जो फॉन्ट है वो करप्ट भी हो जाता है, तो एटीसी उसका फॉन्ट रीड नहीं कर पाएगा और आपका जो डेटा आएगा ना वो गार्बेज अंदर आ जाएगा। मतलब ये कि वो स्क्वायर्स, बॉक्सेस और विंगडिंग्स वाला जो फॉर्मेट होता है ना वो आना शुरू हो जाएगा। तो अगर वो रीडेबल ही नहीं होगा तो सामने वाला वही समझेगा कि ये ब्लैंक रेज्यूमे अपलोड कर दिया, या तो उसने कुछ ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि भाई मैं देखूँ कि इसने क्या लिखा था, तो वो कैसे हो गया, ख़राब हो गया। मतलब आप कोई जो है वो दुनिया के एक यूनिक बंदे नहीं है जिसको हायर करने के लिए पूरी जो है कंपनी भागे जा रही है। करेक्ट फॉन्ट को इस्तेमाल करें, जो स्टैंडर्डाइज टाइम्स रोमन और दूसरे जो फॉन्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करें। ग्रामर खुदारा, कितने लोगों का इंप्रेशन ये ख़राब होता है कि उनके रेज्यूमे जो है वो ग्रामर चेक नहीं होते। प्लीज़ ग्रामरली इंस्टॉल करें, ऑनलाइन अपने रेज्यूमे का ग्रामर चेक करवाएं और फिर भेजें। देखें 2 से 3 दफ़ा की एक्टिविटी है, एक दफ़ा रेज्यूमे सेट हो जाएगा, फिर जब भी रेज्यूमे को एडिट करें फिर इस एक्टिविटी को दोबारा परफॉर्म कर लिया करें। लेकिन टाइपोज इतने बुरे होते हैं कि मैं तो ये सोचता हूँ पर्सनली कि अगर इस बंदे को रेज्यूमे इससे नहीं लिखा जा रहा तो इस बंदे से अपनी जॉब क्या होगी। तो लिटरली टेक्स अ लॉट ऑफ बैड इंप्रेशन कि अगर बंदे ने जो है ना वो रेज्यूमे गलत लिखा है। ठीक है, फोकस आपका डिटरमाइन करता है कि यार अपने रेज्यूमे लिखते हुए फोकस नहीं रख सकते, कि आपकी स्पेलिंग गलत हो गई है तो आप हमारे काम में कैसे क्रिटिकल फोकस रखोगे। कल सुबह आप हमारे कस्टमर को ईमेल लिख रहे होगे, उसके अंदर टाइपोस कर दोगे या गलत ग्रामर का इस्तेमाल कर दोगे। अब गलत ग्रामर के इस्तेमाल से वो मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, वो क्लाइंट बुरा मान सकता है, हमारा लॉस ऑफ बिजनेस हो सकता है। तो भैया मैं आपको हायर नहीं करना चाहता। तो प्लीज़ करेक्ट योर ग्रामर्स, और इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे टूल्स हैं, मैं उनके बारे में आपको अभी यहाँ पे बताना नहीं चाहता हूँ। टाइमलाइन गैप्स इन योर रेज्यूमे, गिव नो रीजन एंड लेट द रिक्रूटर अज्यूम इन एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड एंड व्हाट यू नीड टू मूव इन। 2 चीज़ें, अगर आपने कैरियर ब्रेक लिया है, मतलब ये कि एक जॉब करते हुए आपने कंप्लीट की, फिर उसके बाद आपने बोला कि नहीं यार मैं अभी थोड़ी सी पढ़ाई करना चाहता हूँ या अपनी फैमिली पे फोकस करना चाहता हूँ, और आई वांट टू सी इन योर मेंटल हेल्थ, और इट इज़ वेरी एसेंशियल टू कीप योर मेंटल हेल्थ। कोशिश करें कि जब जॉब स्विच भी कर रहे हो ना तो उसके दरमियान ना फ़ौरन से आप स्विच ना करें इमीडिएटली। हफ्ते 1.5 हफ्ते एटलीस्ट 2 हफ्ते का टाइम लें ताकि आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में आएँ और नए एम्प्लॉयर के पास पूरी तैयारी के साथ जाएँ। तो अगर आपके पास गैप्स भी आते हैं, ओवरऑल गैप्स आते हैं कि मैं 1 साल तक नहीं कर सका या फला नहीं कर सका, तो आपने ब्लैंक नहीं छोड़ देना। मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक मैंने काम किया, फिर अगला एक्सपीरियंस स्टार्ट हो रहा है 2 साल बाद डायरेक्टली, तो ये बीच में समझेगा कि यार बीच में कोई गड़बड़ है, या तो उसको निकाल दिया गया है, या तो उसके साथ कोई मसला है, या तो कोई और इशू है। तो डोंट लेट देम अज्यूम, बाकायदा लिख दें मैंने यहाँ से यहाँ तक कैरियर ब्रेक लिया था फॉर माई मेंटल हेल्थ, टू फॉर माई ओन वेलबींग एंड फैमिली। पीपल एनकरेज कि हाँ यार कितना एक्सप्रेसिव बंदा है, कितना अच्छी बात है कि इस बंदे को वर्क लाइफ बैलेंस समझ में आता है, इस बंदे को ये समझ में आता है कि हाँ यार सामने वाले को मैंने बता दिया, सच बात बोलता है भाई, जो बात है वो सच बात बोलता है। ताकि लोग जो है वो डरते हैं इस बात से कि यार मैं किसी ऐसे बंदे को हायर ना कर लूँ, साल बीच में जो है वो 2 महीने तक गायब है, अब उसका एक्सपीरियंस कोई मौजूद नहीं है, 2 साल बाद उठ के आ गया। तो भाई 2 साल आपने क्या किया, वो सर मैं पैरेलल में, बाद में लोगों को ये पता चलता है कि भाई वो उधर भी आज भी जॉब कर रहा है और हमारे पास भी जॉब कर रहा है। अब हमारे लिए लीगल केस बन गया है कि वो एम्प्लॉयर कहेगा कि आपने इस पर सेकेंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कैसे किया जब तक कि इसने आपको रिज़ाइन लेटर नहीं भेजा था या रिजिग्नेशन एक्सेप्टेंस लेटर नहीं भेजा था। तो प्लीज़ अपने गैप अगर आ रहा है आपकी टाइमलाइंस के अंदर तो प्लीज़ उसको बाकायदा लिख दें। स्किल्स, lie, use misleading insult or inflate your skills. I am a blockchain expert. I am an expert in machine learning. Just after doing CDA, you are saying I am an expert in machine learning. I am profound with 2 years of experience in machine learning. How come you can claim that? अभी तो आपने कैगल पे सही काम नहीं किया, आप कैसे क्लेम कर सकते हो? मैं 5 साल से पावर बीआई की डैशबोर्ड डेवलपमेंट कर रहा हूँ। अगर आपकी रियलिटी यही है तो आपने शायद ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया था। हाँ अगर ठीक है आपने कोर्स को ज्वाइन किया, सर्टिफिकेशन की बैकिंग ली, तब आप ये बात लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2 साल भी काम नहीं किया पावर बीआई पे और आप यहाँ पे लिख देंगे 2 साल का मेरा पावर बीआई का एक्सपीरियंस है, तो याद रखिए सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है। अगर बेवकूफ़ भी है ना तो वो देखें बाद में आपको नुकसान देगा। मतलब ये कि एक बंदा आपको डिसीविंग तरीके से आप उसके पास हायर हो जाते हैं, बाद में उसको पता चलता है कि आप अहल नहीं थे, तो वो क्या करेगा, आपको निकाल देगा, आपका कैरियर ख़राब होगा। उसका क्या होगा, उसके लिए तो डे इन डे आउट है, वो दूसरा बंदा हायर कर लेगा आपके लिए। वो ज़्यादा क्या करेगा, आपके अगेंस्ट में वो लीगल केस लगा देगा कि आपने गलत बोला, आपने प्रोफेशनल मिसलीडिंग बात करी।
तो प्लीज़ यहाँ पे गलत स्किल्स ना लिखें, ओवर स्किल्स ना लिखें। जो स्किल्स आपने एजुकेशनल बेस पे काम किए हैं आप उसको लिखिए कि मैंने एजुकेशनल बेसिस पे ये काम किए, ये स्किल्स पे मैंने प्रोफेशनल लाइफ में काम किया है, ये स्किल्स के ऊपर मैंने अभी कोर्सेज कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, मैं इनको देख रहा हूँ। तो बाकायदा लिख दें ताकि सामने वाले को समझ में आए, अच्छा यार ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये पढ़ रहा है इन स्किल्स को, इसका मतलब ये मोटिवेटेड तो है कि ये चीज़ को समझना चाहता है। बी ऑनेस्ट एंड ऑलवेज बी प्रिसाइज अबाउट योर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। अपना ना एक्सपीरियंस ओवर क्लेम करें ना एक्सपीरियंस अंडर क्लेम करें, जो है एज इट इज़ लिखें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऑफनली मैं नोटिस करता हूँ कि यहाँ पर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लोग लिख रहे होते हैं। मोबाइल नंबर लिखना अपना दैट्स फाइन, आज की दुनिया में लिखना पड़ता है कि बंदा आपको रीच आउट कैसे करेगा, लेकिन अपने घर का पूरा एड्रेस आपने पूरा आपने वो उठा के लिख दिया कि आपका ब्लॉक नंबर क्या है, आपके घर का एड्रेस क्या है, गली कूचा क्या है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपना इलाका लिख दें बहुत बहुत। तो वैसे तो मैं प्रेफर करूँगा कि इलाका भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इससे बायस क्रिएट होता है, यार ये कोरंगी का है बंदा तो पता नहीं क्या होगा। अब आप कोरंगी में भले आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे बंदे हैं, लेकिन आपने कोरंगी लिख दिया क्योंकि वो एरिया स्टीरियोटाइप्ड है, माजरत चाहूँगा, लेकिन होती स्टीरियोटाइपिंग, तो वो ना लिखें। मैं तो पर्सनली प्रेफर ही नहीं करता कि मैं कहीं का भी इलाका लिखूँ। मैं बोलता हूँ कि यार मेरी प्रोफाइल है, मेरा नाम है, मेरे नाम की और मेरे काम की बेसिस पे बात करो, मेरे इलाके, मेरे असब नसब, मेरे रिलीजन, इनके बारे में कोई बात नहीं करो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उससे क्या लेना देना, मैं आपको काम डिलीवर करके दे रहा हूँ, आपके लिए वैल्यू क्रिएट करके दे रहा हूँ। इंक्लूडिंग एनी पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ना लिखें, ठीक है नहीं। और ये ज़माना चलेगा आप मुस्लिम, मैरिड, 3 बच्चे हैं, भाई ये रेज्यूमे में क्यों लिख रहे हो भाई, ये पुराने रेज्यूमे ख़त्म कर दो। कीप इन योर टोन इन योर फॉर्मल रेज्यूमे एंड लिमिट टू योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस। घर की बातें नहीं लिखनी, घर के मसाइल नहीं लिखने रेज्यूमे के अंदर। आई एम वेरी पुअर, आई वॉन्ट दिस जॉब, फर्निश अपॉन रिक्वेस्ट के अंदर लिख दिया आई एम वेरी पुअर इन दिस एंड आई वॉन्ट दिस जॉब फॉर गुड, प्लीज़ हेल्प मी, आई होप सो यू विल हायर मी। ऐसे रेज्यूमे भी मुझे मिले, तो भाई ऐसा ना करो। आई होप सो कि आपको ये जो टिप्स हैं वो काफ़ी हद तक समझ में आई होंगी, और रेज्यूमे में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। रेज्यूमे के बारे में और भी बहुत सारी गाइडेंस यहाँ पे दी गई है कि रेज्यूमे में क्या क्या चीज़ों का पार्ट होता है। अगर आप नोटिस करें, आपका ईमेल एड्रेस आ रहा है, आपका ऑब्जेक्टिव आ रहा है, एजुकेशन आपकी आ रही है, जॉब टाइटल आ रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आप कौन से स्किल्स आपके हैं, इसके अलावा आपने कौन सी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की है। अच्छा याद रखिएगा, रेज्यूमे और करिकुलम विटे CV इन दोनों में फ़र्क होता है। रेज्यूमे के अंदर आपके पास 1 पेजर रेज्यूमे होना चाहिए, याद रखें 1 पेजर रेज्यूमे होना चाहिए। मतलब ये कि लास्ट 2 रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस, लास्ट 2 रेलिवेंट क्वालिफिकेशंस, मोस्ट ऑफ योर स्किल्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई एंड योर ऑब्जेक्टिव, तभी आप एक पेज के अंदर ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, वरना आपको ज़्यादा पेजेस चाहिए होंगे। और याद रखें, बिलीव मी, पीपल लव पीपल हु आर वेरी शॉर्ट इन देयर एक्सप्लेनेटिव। अगर उनको चाहिए होगा ना, वो आपका करिकुलम विटे मांग लेंगे, मतलब रेज्यूम, आपके रेज्यूमे को बोलेंगे यार मुझे CV सबमिट कराओ। तो CV का मतलब होता है अब आप पूरी बात लिखो, मतलब ये कि आपने 4 डिग्रियां की हैं, लास्ट 2 डिग्रीज मेंशन ना करो, बल्कि चारों डिग्रियां लिखो, मैट्रिक किया, इंटर किया, फिर ये किया, फिर ये किया, मैंने पहले जॉब ये की। मैंने एक बंदा है जिसने 10 स्विचेस करें, तो वो अपने लास्ट 3 स्विचेस को लिख दे अपने रेज्यूमे में समराइज़ करके, लेकिन जो अपने बाकी 7 है वो करिकुलम विटे के लिए बचा के रखें, ठीक है जी। तो रेज्यूमे की चेकलिस्ट दी हुई है यहाँ पर, टेम्पलेट्स, लेंथ, फॉन्ट कौन सा यूज़ करना है वो भी आपको बताया गया है, जैसे मैंने आपको कहा था प्रोफेशनल, पेपर साइज़ क्या होना चाहिए, मार्जिन्स कैसी है, क्यों, क्योंकि प्रिंटेबल फॉर्मेट होना चाहिए। आपने जो अपना रेज्यूमे है वो लीगल पे लिख दिया, अब वो A4 पे प्रिंट करने जा रहा है, वो आधा कट रहा है, उसको साइजिंग करनी पड़ रही है, तो वो इरिटेट होगा कि भाई ये इस बंदे को स्टैंडर्डाइज रेज्यूमे लिखने नहीं आता। लेआउट, आपके बुलेट पॉइंट्स, ये सब चीज़ें स्टैंडर्डाइज आपने लिखनी है। फॉर्मेट, प्रोफेशनलिज्म, टाइपोज नहीं करने। कन्वेज इमेजेस, फंक्शंस कन्वे एन इमेज ऑफ यू रीडर नीड्स, मतलब ये कि आपका स्टाइल किस तरीके से असिस्टेड, कोऑर्डिनेटेड, आपका एंथुसियाज्म नज़र आता है कि आपने यहाँ पे लिखा क्रिएटेड अ मशीन लर्निंग मॉडल, इसका मतलब कि आपने एक चीज़ क्रिएट की, डेवलप्ड, इवेल्युएटेड, इस तरह के जो आपके वर्ब्स हैं इनको इस्तेमाल करते हुए आप एक्सप्रेसिव होते हो कि आपकी अचीवमेंट है, आपका एंथुसियाज्म है, ठीक है। फीडबैक लें, रिव्यू करवाएं। स्कैन रेज्यूमेस, इलेक्ट्रॉनिक रेज्यूमेस जो होते हैं आपके पास, वो वर्ड फ्रेजेस को कैप्चर करते हैं, तो ज़रा जाकर आप नोटिस कीजिएगा कि आप कुछ सैम्पल रेज्यूमेस देखें, उसके अंदर आपके जो कीवर्ड्स और स्किल्स हैं ना, अब याद रखिएगा कीवर्ड्स डालने के चक्कर में ओवर स्किल्स ना लिख दें, लेकिन कीवर्ड्स ना डालें, ऐसा बनाओ तो कोशिश करें कि स्टैंडर्डाइज कीवर्ड्स यूज़ करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल SSIS लिखा जाता है सब जगह, आपने लिख दिया SQL सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज।
अब फॉर एग्जांपल अगर वो ATC रेज्यूमे पार्सर उठा रहा है और उसका स्टैंडर्डाइज ये है कि SSIS बंदे ने लिखा हो तो उठा लो, या SQL सर्वर उठा लेगा, इंटीग्रेशन सर्विसेज को अलग उसे उठा लेगा, तो आपका स्किल तो 2 हिस्सों में टूट गया। तो याद रखिएगा स्टैंडर्डाइज लेबल्स और कीवर्ड्स को इस्तेमाल कीजिए। तो आई होप सो कि आपको ये रेज्यूमे बिल्डिंग के लिए बहुत सारी ये चीज़ें और रिसोर्सेज यहाँ पे हमने प्रोवाइड किए गए। तो यहाँ पे बहुत सारे कवर लेटर्स, रेज्यूमे लिखने के तरीके, रेज्यूमे की टिप्स, कौन से वर्ब्स इस्तेमाल करने, क्रिएटिव वर्ब्स, टेक्निकल वर्ब्स, कम्युनिकेटिव वर्ब्स, ये सारे आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए रेज्यूमे सैम्पल के साथ। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और रेज्यूमे के टेम्पलेट से आपको फ़ायदा होगा कि आप अपना रेज्यूमे जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। देखिए याद रखें, अपना रेज्यूमे आपने कंस्ट्रक्ट करना है और आपको बाद में जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो तमाम ग्रेजुएट प्रोफाइल्स को जो है ना, हम ये कहते हैं कि आप अपना रेज्यूमे हमारे साथ शेयर करें। उससे फ़ायदा ये होता है कि हम अपनी एलुमनाई डेटाबेस में उसको डाल देते हैं और जैसे ही हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उन रेज्यूमे से, लेटेस्ट प्रोफाइल से वैल्यूएबल लोगों को हम प्लेस करते हैं। हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जिनको हमने एक जगह से उठाया, दूसरी जगह लगाया, दूसरी जगह से तीसरी जगह लगाया और माशाल्लाह हमने उसको दुबई में प्लेस कर दिया। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आती है, हम बच्चों को फॉरवर्ड करते हैं। तो अगर आप हमारे से कोऑपरेट करेंगे, अपडेटेड रेज्यूमे रखेंगे, कवर लेटर रखेंगे जैसा हमने बताया, तो बहुत बेनिफिट्स हैं। पोस्ट कोर्स भी आपको वो बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मुझे स्पेसिफिकली मेरे हिसाब से कुछ रेज्यूमेस मिल जाएँ, डेटा इंजीनियर्स के रेज्यूमे मिल जाएँ, तो यहाँ नोटिस कीजिए, आपको बाकायदा एक डेटा इंजीनियर्स के रेज्यूमे का ही मैंने शेयर किया लिंक। अब यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे आपको डेटा इंजीनियर्स के कीवर्ड मिल जाएंगे, कैसे लोगों ने लिखा है। यहाँ पे देख रहे हैं, ऑटोमेटेड ETL प्रोसेस अक्रॉस बिलियंस ऑफ डाटा विच सेव 45 आवर्स ऑफ मैनुअल वर्क्स पर मंथ। क्वांटिटेटिव अचीवमेंट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिखी, मेंटेन ETL प्रोसेसेस ये नहीं लिख दिया, इसकी जगह लिखा है ऑटोमेटेड ETL प्रोसेस बिलियंस ऑफ रोज ऑफ डेटा, स्केल भी बताया काम का। तो डेटा इंजीनियर के रेज्यूमेस की यहाँ पर टेम्पलेट मौजूद है, आप इस लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। फिर आपके पास डेटा एनालिस्ट CDA वाले हजरात के लिए यहाँ पर कंप्लीट डेटा एनालिस्ट के रेज्यूमे यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, बिल्ड अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल टू हेल्प SEO टीम डिसाइड विच कीवर्ड्स टू टारगेट रिजल्टिंग इन 15% इन लिफ्ट ऑफ द ईयर-on-ईयर साइट विजिट्स इन 2018। अब आप नोटिस करें कि इस रेज्यूमे के अंदर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल रहे हैं यहाँ पर, तो आप इस लिंक को ज़रा एक्सेस करें और जाकर देखें कि जैसा मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसी के मुताबिक आपको यहाँ पे मिलेगा। ये डेटा साइंटिस्ट वाला है, तो सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट में थोड़े ज़रा एक्सपीरियंस लोग जो हैं वो इन रेज्यूमेस को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप नोटिस करें तो इसमें स्टैटिस्टिकली चीज़ें आ रही हैं। क्रिएटेड अ रैंडम फॉरेस्ट मॉडल इन SAS कंबाइनिंग डिस्पैरेट सोर्सेज इनटू वन प्रोजेक्शन एंड आउट परफॉर्म द मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ नेक्स्ट बेस्ट प्रोजेक्शन बाय 15%। क्वांटिफाइबल इम्पैक्ट, सामने वाला आपको बोलेगा यार कितना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, अपने बारे में बता रहा है, अपनी बात को एक्सप्लेन कर पा रहा है, ये वाकई में नॉलेजेबल बंदा है, इसको मुझे हायर करना है। अब मैं CVE वालों की तरफ आ जाता हूँ, टैब्ल्यू रेज्यूमे डेवलपर्स। ठीक है, यहाँ पर टैब्ल्यू का आ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं क्रिएटेड 100+ इंटरेक्टिव फिल्टर्स, पैरामीटर्स एंड कैलकुलेशन एंड डैशबोर्ड। पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि ये बंदा एंटरप्राइज लेवल का काम करना जानता है। ठीक है, एंटरप्राइज लेवल का काम करना जानता है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक सेकंड दीजिएगा, हमारे पास कुछ दोस्त क्या इस वक्त अप्लाई कर रहे हैं, सेशन कहाँ गया? एक सेकंड दीजिएगा, शायद हमारी जो सेशन है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। ऑलराइट, तो मैं टैब्ल्यू के जो रेज्यूमे हैं उनकी मैं बात कर रहा था, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है राइट? ओके ग्रेट। सो टैब्ल्यू के रेज्यूमे की बात कर रहा था यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम नोटिस करें कि यहाँ पर बिल्ड पब्लिश 30+ इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स इन टैब्ल्यू रिजल्टिंग इन 23% इंक्रीज इन रेवेन्यू। अच्छा, ये थोड़ी सी अब नोटिस करिएगा, ये बात जो है ना इस लाइन में हर चीज़ बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है जो लिखी हो। यहाँ पे नोटिस करिएगा, बिल्ड 30+ इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स ऑन टैब्ल्यू सर्वर रिजल्टिंग इन 23% इंक्रीज इन रेवेन्यू। अब भाई डैशबोर्ड आपने किस चीज़ के बनाए, और 30 डैशबोर्ड बनाने के बाद 23% इंक्रीज इन रेवेन्यू, तो किस डैशबोर्ड से कितना परसेंट आया? तो आई गेस यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आप बात करें कि मैंने फला डैशबोर्ड बनाया था, उससे जो है वो हमने ऑप्टिमाइज़ किया प्रोसेस, और फिर उससे 23% इंक्रीज इन रेवेन्यू आया। ठीक है जी, यहाँ पे अगर हम नोटिस करें, आपके बाकायदा यहाँ पर आ रहा है
कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। फिर इसके बाद टैब्ल्यू के डेवलपर्स आ रहे हैं। यहाँ पे एक मज़े की चीज़ है कि यहाँ पर पावर बीआई के डेवलपर्स की भी रेज्यूमे है। तो लेट मी सी इफ़ आई कैन एक्सप्लोर पावर बीआई। पावर बीआई शायद यहाँ पर नहीं है, एक मिनट ये देखने दें मुझे। रेज्यूमे एग्जाम्पल्स, पावर बीआई, अच्छा गूगल पे सर्च करने का तरीका आपको बता देता हूँ। मज़े की चीज़ आपको सिखा देता हूँ 2 मिनट में कि मैं एक पर्टिकुलर साइट से करना चाह रहा हूँ। तो आप साइट कॉलन उस साइट का नाम लिखें, पावर बीआई लिखें, तो यहाँ पर आ गया बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये बीआई एनालिस्ट के लिए आ गया डायरेक्टली। तो अब आप यहाँ पे सिंपली ये देख सकते हैं। अब बीआई एनालिस्ट के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड 20+ business metrics along with 7 program-oriented automation processes, assisted with management and support to integrate Integra's business intelligence tool and reporting efforts across 5 business units. Quantifiable चीज़ को अचीवमेंट के तौर पे आप बता रहे हैं। तो मैं ये लिंक भी यहाँ पर डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। और लेट मी जस्ट एडिट इट। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए ये लिंक भी डाल दिया है यहाँ पर। सो आई होप सो कि आपको रेज्यूमे वाला पार्ट अब क्लियर होगा कि आपने रेज्यूमे कैसे लिखना है। टेम्पलेट्स भी मिल गए। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि रेज्यूमे क्लियर, ये कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। जी जहांगीर, आप माइक ओपन करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, मेरे है तो एक ही क्वेश्चन, लेकिन इसके 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 ये कि मिसाल के तौर पे कभी कभी होता है, लेट से हम कंपनी एबीसी में अप्लाई कर रहे हैं, अब उसमें सिमिलर रोल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे बिजनेस एनालिस्ट हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, या सेल सिस्टम एनालिस्ट हो गया, इस टाइप के ना वो मल्टीपल रोल्स होते हैं। सॉरी आपकी आवाज़। अच्छा, अब मेरा सवाल ये था कि अब रिपीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि एक ही मिसाल के तौर पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी, ठीक है जी, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, अब उस ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल रोल्स हैं, लेकिन उनकी रोल्स की जो नौयत है वो थोड़ी मिलती जुलती है, ठीक है ना। और मिसाल के तौर पे एक डेटा एनालिस्ट है, एक बीआई है, और एक जो है वो सेल सिस्टम कोऑर्डिनेटर है, इस टाइप के ना, यानी कि मिलते जुलते रोल्स हैं। तो आप ये बताएं कि अगर हमने मिसाल के तौर पे अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई करना है मल्टीपल जॉब्स में ना, तो उसमें अपनी सीवी जो है वो एक ही रखें या उसके साथ उसको ट्वीक करते रहें एज पर रोल? देखिए सीवी को तो ट्वीक करना ही नहीं है। पहले मैंने आपको बताया कि रेज्यूमे आपका स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट के ऊपर बिल्ट इन है, ठीक है, वो आपकी स्किल्स की अक्कासी कर रहा है। लेकिन आप कवर लेटर जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कवर लेटर के अंदर आप अपनी पहली लाइन को तब्दील करेंगे, अपनी दूसरी लाइन को भी तब्दील करेंगे, तीसरी पैराग्राफ को भी तब्दील करेंगे कि भाई मैं इसके अंदर कैसे फिट हो सकता हूँ। अब आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन तो सेम रहेगी, अब आपके सिनेरियो में ऑर्गेनाइजेशन सेम रहेगी, लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन जब आपका चेंज होते जाएगा तो आपका जो सेकंड पैराग्राफ है और फर्स्ट पैराग्राफ है वो चेंज होते जाएगा। ठीक है। नहीं, ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होगा शाइस्ता। रेज्यूमे जो है वो आपका स्टैंडर्डाइज रहेगा। आपका जो कवर लेटर है वो आपका पर्सनलाइज सवाल करने के लिए इस्तेमाल होगा। हाँ जी मुदस्सिर, सवाल पूछिए। जी मुदस्सिर, सवाल पूछिए। आई गेस मुदस्सिर का माइक नहीं चल रहा। सना, सवाल पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन जो है ना वो रेज्यूमे के हवाले से है। वहाँ पर थे 2-3 क्वेश्चंस, बट एक ये चीज़ कि जो आपने कैरियर गैप वाली चीज़ जो मेंशन की, तो सर हम वो कहाँ मेंशन करें? लाइक जो हमारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, वहाँ पर हम
तो वहां पर सर हम हेडलाइन देखे कैरियर ब्रेक, या अगर ऐसा चले ऐसा हो कि हमने कैरियर ब्रेक तो लिया हो कि हम फॉर एग्जाम्पल हम कभी कभी ब्रेक लेते कि हमें किसी दूसरी फील्ड में जाना होता है, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल खुद को सपोर्ट करने के साइड में कोई जैसे आईटी डेस्कटॉप सपोर्ट की जॉब करें, ठीक है, कि भाई चले कुछ फाइनेंशियल हेल्प होती रहे क्योंकि वो इजी जॉब होती है, और फिर हम जो है ना किसी जो चैलेंजिंग जॉब्स जैसे हैं जैसे डेटा के साइड है वहां पे स्विच करें। तो हम इस चीज को, क्योंकि अगर हम आईटी सपोर्ट लिखते हैं तो वो जो है वो एक इरेलेवेंट एक्सपीरियंस शो करेगा रेज्यूमे में, तो हम इस चीज को कैसे कैटर करेंगे कि गैप भी है लेकिन फिर साइड में जॉब भी की है, ताकि जो है ना वो फाइनेंशियल सपोर्ट है, फिर हमें डेटा के साइड हम आए, इस चीज को अच्छा, हम कैसे अब मेंशन करें। आई थिंक इट्स मोर ऑफ लाइक कि इसमें 2-3 जवाब बन सकते हैं। कुछ लोगों का जाविया ये होगा कि आप बाकायदा उसको लिख दें, लेकिन क्योंकि आपके पास अब ये बात लिखेंगी कि आप वहाँ पे ये काम कर रही थी इसलिए कर रही थी, तो वो एक्सप्लेनेबल नहीं होगा। बल्कि मैं यहाँ पे मेरा अपना तजुर्बा है और सजेशन यही होगा कि आप स्टिल इसको कैरियर ब्रेक ही तस्वर करें। ये समझें कि काइंड ऑफ आपका अपना लर्निंग इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है कि आप प्रोफेशनली सर्व नहीं कर रहे बल्कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए या अपनी फाइनेंशियल एबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आप ये काम कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ अ कैरियर ब्रेक ही है। बिकॉज एज अ कैरियर प्रोफेशनल, अगर फॉर एग्जांपल मैं फाइनेंस अकाउंटिंग प्रोफेशनल हूँ शुरू से और मैं बीच में अचानक से कोई और काम करना शुरू कर देता हूँ, मैंने फूड का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, तो अब वो कैरियर ब्रेक ही है, वो मेरे प्रोफेशनल कैरियर का कंटिन्यूंस नहीं है। अब ये है कि आप जब पहुँचेंगे वहाँ पर और बात करेंगे और वो आपसे पूछेंगे आपने ये कैरियर ब्रेक लिया था, तो तब आप बात करते हुए बोल सकते हैं कि हाँ मैंने कैरियर ब्रेक लिया था लेकिन फिर भी मैं वर्किंग प्रोफेशनल था, मैंने अपने पास कोई काम ये ऑलरेडी किया हुआ था, तो वो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपके लिए। ओके सर। और सर जो आपने ये मेंशन किया ना कि आप ये ना लिखें कि मैंने जो है ना एक ETL पाइपलाइन बनाई, रादर देन आप ये लिखें कि आपने जो है ना पूरा एक रीडिफाइंड आर्किटेक्चर किया, तो हमें कभी कभी ये पता नहीं चलता कि हम जो जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, अपनी डेली लाइफ में उसको उसमें हमने मतलब ऐसा क्या अचीव किया। कभी कभी हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं बट उसको एज ए जैसे अचीवेबल स्टेटमेंट में हम कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए क्या एक स्ट्रेटेजी एक प्रोजेक्ट में क्या चीज देखनी चाहिए। यूजुअली जब आप कभी कभी तो हम सिर्फ कभी कभी पूरे प्रोजेक्ट में नहीं सिंपल सिर्फ एक मॉड्यूल पे काम कर रहे होते हैं, समझे, एक सिर्फ डेटा को एक जगह से लेकर हम दूसरी जगह सिर्फ माइग्रेट किया है हमने, तो इसको हम अचीवमेंट करके मतलब क्या लिख सकते हैं। ऑब्वियसली देखें रेज्यूमे में जब आप ये बात कर रहे हैं तो आप ज़िंदगी में 100 काम करेंगे, तो 100 में से कोई 20 बातें आप अपने रेज्यूमे में लिख रहे होंगे कि जो कि आप काम कर रहे हैं, बिकॉज वो अचीवमेंट्स होंगी। इसीलिए मैंने कहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लिखनी है कि आपने चुन चुन के लिखना है यार मैं ये भी काम करता हूँ मैं वो भी काम करता हूँ, अचीवमेंट्स वैसे ही कम होंगी, तो इसीलिए मैं अचीवमेंट्स आप कम ही लिखेंगे। हाउएवर अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसमें से आप अचीवमेंट निकालना चाहते हैं तो मैं उसको एक तरीका बता देता हूँ मैं आपको, वो ये है कि आप उस चीज़ को एनालाइज करें क्रिटिकली और ये देखें कि वो चीज़ लार्जर पिक्चर में क्या काम कर रही है। फॉर एग्जांपल आपने कोई बहुत बड़ा माइग्रेशन का प्रोजेक्ट था जिसके ज़रिए 10% एफिशिएंसी अचीव होनी थी, आपने उसमें कंट्रीब्यूट किया, तो आप अपनी बात को फ्रेम ऐसे कर दें कि मेरे कंट्रीब्यूट करने की वजह से मैंने ये ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखा। हाँ अगर आपकी वाकई में उसमें कोई अचीवमेंट ही नहीं है और आपने बिल्कुल रोबोटिक उसमें काम किया है तो फिर आप अचीवमेंट उसमें क्लेम ही ना करें। अगर अचीवमेंट है कोई क्वान्टिफाइबल चीज़ आप बता सकते हैं कि अच्छा यार 10% में से 2% मेरे कोड का इम्पैक्ट है कि मैंने ये चीज़ ऑप्टिमाइज लिखी थी, तो फिर आप उसको बात तो वहाँ पे फ्रेम कर दें। तो सोचें कि आप वो जो लार्जर इम्पैक्ट है उसका क्या है, उसका क्वान्टिफाइबल इम्पैक्ट क्या है, और फिर उसको एसोसिएट करें कि मेरे काम का उसमें से कितना शेयर है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर? ऑलराइट, और किसका सवाल है? हाफिज जैन और शुएब मंसूर बारी बारी लेके सवाल कर लें जल्दी से, और ताकि हम आगे बढ़ाएं सेशन को। चले आई गेस मैं पहले पूछ लेता हूँ। मेरा सवाल एक्चुअली ये था जो आई गेस बिनते नईम ने भी कमेंट्स में लिखा हुआ है कि अगर मैं किसी के पास डाटा एनालिस्ट का पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है तो वो उसको सीवी या रिज्यूमे में कैसे मेंशन कर सकता है या उसके हिसाब से प्ले अराउंड कर सकता है अपने सीवी में। ऑल्दो प्रोफाइल बिल्डिंग वगैरह है गिटहब पे भी और कैगल पे भी थोड़ी बहुत, और आई थिंक हैकर रैंक पे भी आप अगर टेस्ट वगैरह पाइथन के पास कर रहे हैं तो इसको आप सीवी में कैसे मेंशन करें इतना कि आपको कोई एटलीस्ट स्टार्टिंग पोजीशन, जूनियर पोजीशन या चले कोई इंटर्नशिप ही ऑफर हो जाए। स्टिकिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑलवेज सेइंग द ग्राउंड ट्रुथ,
तो देखें आपके तजुर्बे में तो अगर वो चीज़ है किसी तरीके से है कि आपने कोई डेटा एनालिसिस किया है, तो आप उस चीज़ को अपने रिज्यूमे में तो इंक्लूड करें। अब कोशिश करें कि अपनी अचीवमेंट्स में इंक्लूड करें। दूसरा एरिया ये है कि आपने कोर्सेज किए हैं और क्योंकि आप फील्ड को स्विच करना चाहते हैं तो आपके स्किल्स में आएगा, और आप उसमें अगर मैं जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने स्किल्स को बाइफिकेट कर सकते हैं कि एकेडमिकली प्रोफेशनल, एकेडमिकली आपके स्किल्स हैं, ये स्किल्स आपके प्रोफेशनली जो है वो आपने वर्क प्लेस पे एक्वायर किए हैं, और ये चीज़ें जो है वो अभी आप सीख रहे हो, तो उस तरीके से भी आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हो कि भाई मैं इसमें सीख रहा हूँ। ठीक है। तीसरी चीज़ आपका कवर लेटर है। कवर लेटर इज़ वेयर यू कैन एक्सप्रेस व्हाट यू कैन नॉट से इन रेज्यूमे। तो आपने जब ये दो चीज़ें कर ली हैं, अब आप कवर लेटर के अंदर लिखेंगे कि आई एम विलिंग टू स्विच इनटू दीज रोल्स एंड आई एम ऑल्सो फॉर विच माई इंटरेस्ट इज शोन, कि मैं यहाँ पर जो है वो कोर्सेरा से 10 कोर्सेज कर रहा हूँ, मैं कराची आई से ऑन साइड मैंने 16 वीक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया है, एंड आई एम विलिंग फॉर दिस इंटर्नशिप एंड रियली एक्साइटेड टू कंट्रीब्यूट एंड प्रोफेशनली अप्लाई माई स्किल्स। ये तरीका है शुभ। हाफिज जैन सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए। सिर्फ आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ गैप है। सॉरी जैन, आपको हम नहीं सुन सकते। बिंदे नईम सवाल पूछिए। ओके तो सर, अगर हम अपना, आपने भी बताया कवर लेटर और सीवी में हमने स्किल्स वगैरह ऐड कर दिए हैं, तो क्या जो प्रोफेशन हमारा दूसरा एक्सपीरियंस में ऐड ना करें, मतलब डेटा एनालिस्ट का नहीं है, जिस भी प्रोफेशन का, फॉर एग्जांपल टीचिंग का है, तो वो ऐड ना किया जाए? यानी प्रोफेशन तो हमने जो स्विच किया है, लेकिन कोई ना कोई एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री में भी काम करने का हो या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का हो, तो क्या वो ऐड? ऐसा नहीं है कि आप अपना तजुर्बा ना लिखें, अपना तजुर्बा लिखें। आप अगर इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं तो वो भी लिखें। देखिए मैं याद रखें, दुनिया में कोई भी तजुर्बा ना ज़ाया नहीं होता है, तो लोगों को अच्छा लगता है कि अच्छा यार इनका टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है, तो हमें तो ऐसा बंदा चाहिए जो बाद में जो है हमारी टीम को ट्रेन भी कर सके, तो ये इसमें ट्रेनिंग कैपेबिलिटी भी होगी। तो ये चीज़ें एक्सप्रेसिव होती हैं, उनको लिखें। लेकिन मैंने कहा है कि अपने स्किल्स जो वाकई में है ना उनको लिखें। ऐसा नहीं कि आपका डेटा एनालिस्ट का एक्सपीरियंस नहीं, आपने वो लिख दिया प्रोफेशनली कि मैंने ये काम भी किया जबकि वो काम ना किया हो, क्योंकि लोग परखते हैं और परख के पहचान लेंगे, और फिर वो जजमेंटल होते हैं कि यार इसने झूठ बोला, जबकि आप शायद अपने बात को फ्रेम करना चाहते हो। जी अलीना फरमाइए। मैं 2 क्वेश्चंस और लूँगा और फिर मैं सेशन को आगे बढ़ाऊंगा, फिर बाकी मुझसे बाद में पूछ सकते हैं आप। आवाज़ आ रही है? जी जी अलीना फरमाइए जल्दी। मुझे ये पूछना था कि जैसे रिज्यूमे की अलाइनमेंट के हिसाब से पूछना था। जैसे अब फर्ज करें कि मेरे पास जो है प्रीवियस डेटा एनालिसिस का तो मेरे पास एक्सपीरियंस है इन माय जॉब, बट जो अभी मैं स्किल सीख रही हूँ वो चीज़ों का वो वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया, लाइक एजुकेशनल पर्पज़ से ही मैंने वो चीज़ें सीखी हैं अभी तक। तो मुझे ये पूछना था, जैसे हम जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब्स वगैरह की जो अचीवमेंट की आप बात करें, जॉब के नीचे तो हम अचीवमेंट्स वगैरह लिख देंगे। अब स्किल्स जो है, स्किल्स का जो एक कॉलम आता है रिज्यूमे में, उसके नीचे ईच स्किल की, पावर बीआई है, पावर बीआई की हेडिंग डाल के फिर उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम मतलब ये चीज़ें सीखी हुई हैं। फिर इसी तरह टैब्ल्यू की हेडिंग डाल के फिर उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि हमें ये सब कुछ आता है। इस तरह से अलाइनमेंट। आपने जो आखिरी वाली बात की ना वो मेरे एंड पे कट गई थी, तो प्लीज़ उसको रिपीट कर दें। अच्छा, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर रेज्यूमे की अलाइनमेंट की बात करें तो हम लोग एक जगह तो पूरे जॉब्स वगैरह के बारे में लिखते हैं कि हमारे एक्सपीरियंसेस क्या क्या हैं, एक जगह हम लोग अपनी स्किल्स के बारे में मेंशन करते हैं कि हमारी स्किल्स क्या क्या हैं, कि हमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब आपने कहा कि जो एजुकेशनल पर्पज से ही अगर आपने स्किल्स सीखी हैं, जैसे मैंने जो स्किल्स अभी मैं सीख रही हूँ टैबलू पावर बीआई, वो अपनी जॉब में मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो जैसे स्किल्स का जो कॉलम है वहाँ पे मैं स्किल पे मतलब ईच स्किल को मेंशन करूँगी। जैसे पावर बीआई है, पावर बीआई को मेंशन करके उसके नीचे लाइक एज अ हेडिंग मेंशन करके उसके नीचे मैं एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने ये चीज़ें लर्न किया, मुझे ये चीज़ें उसमें से आती हैं। तो ईच स्किल को हेडिंग वाइज
मेंशन करके उसमें एक्सप्लेन करना है या किस तरह से उसकी अलाइनमेंट करेंगे, क्या नहीं नहीं करेंगे नहीं 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 इसके? नहीं नहीं भाई, आपने हेडिंग वाइज नहीं करना। पावर बीआई का ये नहीं लिखना कि दिस इज द माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट और ये सब चीज़ें नहीं लिखनी। आपने एक स्किल को एक्सटेंसिवली नहीं बताना। हाँ, आपने सर्टिफिकेशन जैसे की भी है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने सर्टिफाइड विद एक्सपर्ट किया हुआ है, तो अक्सर लोग से उसकी एक लाइन लिख के निकल जाते हैं, मैंने सर्टिफाइड विद एक्सपर्ट किया हुआ है। सामने वाले को क्या पता चलेगा सर्टिफाइड विद एक्सपर्ट क्या है? ठीक है, मतलब माना कि हम लोग एक काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सर्टिफिकेशन जो है वो इंटरनेशनल ब्लूप्रिंट बन चुका है। तो अब लोगों को नहीं पता है, तो आप लोग करें कि सर्टिफाइड विद एक्सपर्ट लिखें और नीचे लिखें 16 वीक्स ऑन साइट ट्रेनिंग प्रोग्राम with hands-on materials and assignment completed in Tableau, Power BI, SQL and ClickSense। इस तरीके से आप अपना डिस्क्राइब करेंगे। However, skills को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। Skills are much more like keywords and labels that you need to include as a tag that defines you। ओके सर, थैंक यू। अवेश, सवाल पूछिए जल्दी से। सर मेरा जो सवाल है वो थोड़ा सा रिलेटिव है पास्ट के तमाम क्वेश्चन से। जैसे बिलफर्स अभी एक सवाल है कि कोई टीचर था लेकिन अब जो है वो डेटा इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो सर इसमें उसकी अचीवमेंट तो होगी कि उसके बच्चे के मार्क्स होंगे या फिर उसने कितना अच्छा टीच किया या फिर उसकी वे ऑफ एक्सप्लेनेशन होगी। अवेश थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, आवाज़ सुनने में नहीं आ रही आपकी। सर मेरा जो सवाल है वो पास्ट के सवाल से रिलेटिव है कि सर अभी एक सवाल हुआ कि अगर किसी का एक्सपीरियंस जो है वो टीचिंग का है, तो लेकिन अब वो डेटा इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जो अचीवमेंट्स थी वो तो ये अचीवमेंट होगी कि उसके बच्चों ने अच्छे मार्क्स अचीव किए और इस टाइप की अचीवमेंट होगी या स्क्वेयर कम्युनिकेशन के हवाले से होगी, लेकिन इसके अचीवमेंट में ये नहीं हुआ कि उसने ईडीएल पाइपलाइंस कितनी अच्छी बनाई या फिर डिफरेंट चीज़ें, तो वो कैसे मेंशन करेंगे? दैट्स फाइन। इसलिए मैंने कहा कि जब आप टीचिंग एक्सपीरियंस है आपका, तो आप टीचिंग एक्सपीरियंस को टीचिंग एक्सपीरियंस लिखें। अब आप अचीवमेंट नहीं लिख सकते, दैट्स फाइन। अभी आपकी डेटा इंजीनियरिंग के अंदर अचीवमेंट नहीं है, तो दैट्स फाइन। अब दिस मीन्स कि आप ये नहीं करेंगे कि सीनियर डेटा इंजीनियर की जॉब पे अप्लाई कर देंगे, आप डायरेक्टली इंटर्न डेटा इंजीनियरिंग की इंटर्नशिप पे अप्लाई करेंगे। तो उसमें सामने वाला, अगर आपको इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो सामने वाला को मेरे हिसाब से, अगर मेरे पास कोई इंटर्नशिप के लिए बंदा आता है तो फिर मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो क्वान्टिफाइबल अचीवमेंट्स लिख रहा हो डेटा इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के लिहाज से। भाई अगर बंदा पहली दफ़ा इंटर्नशिप करने आ रहा है तो वो कहाँ से लिखेगा? आई गेस ये एम्प्लॉयर के पार्ट पे गलत बात होगी कि वो ओवर एक्सपेक्टेशन करे। तो आप बिल्कुल अपने हिसाब से चलें, जिसमें आप टीचिंग एक्सपीरियंस अपना जो है वो लिखें। साथ में आप ये लिखें अपने कोर्सेज, सर्टिफिकेशन और स्किल्स के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ा दें, उस एरिया को थोड़ा सा सिग्निफाई कर दें ताकि आपका वो एरिया नज़र आए। प्लस आपका जो कवर लेटर है वो बताएगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ टू ब्रेक इनटू द डेटा इंजीनियरिंग फील्ड, आई एम इंटरेस्टेड टू शिफ्ट माय करियर इनटू द डेटा इंजीनियरिंग फील्ड। तो इस तरीके, और इसके लिए मैंने कोर्स भी किया है, मैंने सर्टिफाइड डेटा इंजीनियर 16 हफ्तों तक भी पढ़ा है। तो आप प्लीज़ मुझे ये इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी दें ताकि मैं अपने स्किल्स को रेलिवेंट जगह पर प्रूफ कर सकूँ। तो इस तरीके से होगा। थैंक्स सर। ठीक है जी, अब मैं सवाल थोड़े से रोक रहा हूँ और मैं दोस्तों के सवाल लूँगा, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ के फिर मैं सवाल लेता हूँ। तो आप अपना सवाल प्लीज़ पेपर पेन पे ज़रूर नोट डाउन कर लें ताकि आप भूल ना जाए। नेक्स्ट चीज़ आती है कि जब आपके पास रेज्यूमे बन चुका है और आपके पास कवर लेटर आ गया है, तो याद रखें आपने जो है वो अब जो चीज़ करनी है ऑप्टिमाइज़, वो है अपना लिंक्डइन। लिंक्डइन आज की दुनिया में जिसका नहीं है, मैं अक्सर लोगों का यहाँ पर एडमिशन जब लिया था तो हमने लिंक्डइन प्रोफाइल को मैंडेटरी किया हुआ है। वहाँ पे लोगों ने www.google.com का लिंक चिपका दिया है, तो अब हमने वहाँ पे linkedin.com का ना मैंडेटरी कर दिया कि आपका लिंक्डइन नहीं है ना तो आप हमारा कोर्स मत ज्वाइन करें। मतलब यार पूरी दुनिया लिंक्डइन के ऊपर है, प्रोफेशनल वेबसाइट है, तो आप वहाँ पर ज़रूर जाके अकाउंट बनाएँ प्लीज़। लिंक्डइन क्या चीज़ है? लिंक्डइन यहाँ एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर मैं आपको दिखा दूँ, आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पर नज़र आ रहा हो, लेकिन लिंक्डइन ऐसी चीज़ है। यहाँ पे प्लीज़ यहाँ पर आ जाए, तो ये लिंक्डइन ये चीज़ कहलाता है। लिंक्डइन के ऊपर आपके पास एक प्रोफाइल होती है जिसको हम कहते हैं प्रोफाइल। यहाँ पर आपके पास एक हेडलाइंस होती हैं जिसमें आप अपने बारे में बताते हैं, आप यहाँ पर अपने बारे में अबाउट सेक्शन में बताते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपके कोई फीचर्स होते हैं जिसके ज़रिए आपका पता चलता है कि भाई आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या है आपके यहाँ पर। फिर आपके एक्सपीरियंसेस आते हैं, फिर उसके बाद आपकी एजुकेशंस लिस्टिंग्स आती हैं। यू कैन ऑल्सो अपलोड योर ट्रांसक्रिप्ट्स एंड सर्टिफिकेशंस। इसके बाद फिर आपके पास सर्टिफिकेशंस आती हैं जो कि आपने कंप्लीट किए हैं। इसी तरीके से जैसे आप नोटिस कर रहे हैं, अब आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो आप कंप्लीट करने के बाद हम आपको एक डिजिटल बैज इशू करेंगे। वो डिजिटल बैज लाइफ टाइम आपके साथ है जो कि आप लिंक्डइन पे ऐड करेंगे। और यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको शो क्रेडेंशियल पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मेरे डिजिटल बैच पे ले जाएगा जो कि मेरा सर्टिफाइड बैच है जो मेरे नाम पे बना हुआ है। तो ये फ़ायदा है आपको हमारे साथ पढ़ने का भी कि आपको डिजिटल बैच भी यहाँ पर मुहैया किया जा रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर मैं दोबारा से सर्टिफिकेशन पे आता हूँ, तो उसके बाद एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, योर स्किल्स, जो भी आपको स्किल्स आते हैं, ठीक है, और उसके अलावा आपके पास जो भी आपकी रिकमेंडेशंस हैं, उसके बाद फिर आपने कोई कोर्सेज़ किए हैं, प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपको जो लैंग्वेजेस आती हैं। अक्सर होता है कि बाहर लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो जर्मन लैंग्वेज आपने सीखी तो यहाँ पर ऐड करें, ताकि आपको बंदा पिक कर सकें कि भाई मैं जर्मनी में अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे जर्मन लैंग्वेज आती है। कोई ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल मेंबरशिप्स आप जिनके साथ एसोसिएटेड हैं तो आप उनको कर सकते हैं, और कॉजेज़ जिनके लिए आप फिलैंथ्रोपी में आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लिंक्डइन, जो कि मैं आपको बताना चाहता था। लिंक्डइन इज़ अ प्रोफेशनल नेटवर्क जहाँ पर आप अपनी प्रोफेशनल अपडेट्स चीज़ें शेयर करते हैं, और अपना जो है वो प्रोफेशनल ओरिएंटेड जो कंटेंट है, जैसे आप डेटा एनालिस्ट काम करें तो उसके मुताबिक आप वर्क के हिसाब से कोई इंफॉर्मेटरी पोस्ट और ये सब चीज़ें आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन इज़ ऑल्सो अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो लिंक्डइन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे आप डिफरेंट जॉब सर्चेस करके अपने अलर्ट्स को सेव भी कर सकते हैं, ताकि अगली दफ़ा कोई रोल आए तो आप डायरेक्टली जाएँ और क्लिक कर दें यहाँ पर डेटा साइंस अलर्ट ऑन पाकिस्तान, तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे डेटा साइंस के रोल्स अवेलेबल हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको लिंक्डइन इस्तेमाल करना ज़रूर आना चाहिए। अगर आपका लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है तो प्लीज़ जाके बनाएं, और यहाँ पे बहुत सारी लिंक्डइन के बारे में लिखा हुआ है, कितने लोग लिंक्डइन यूज़ करते हैं। 98% ऑफ द रिक्रूटर्स यूज़ लिंक्डइन। तो लिंक्डइन कितना ज़रूरी है वो आपको ये समझ में आ गया होगा कि लिंक्डइन पे बनाना है। अब सबसे पहले क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड एंगेजिंग प्रोफाइल, योर रेज्यूमे ऑनलाइन। एक तरह से रेज्यूमे का जो ऑनलाइन वर्जन है वो लिंक्डइन है, ठीक है। योर लिंक्डइन प्रोफाइल इज़ योर रेज्यूमे ऑनलाइन, बट इट्स ऑल्सो मच मोर, मतलब ये कि उससे ज़्यादा है, बिकॉज इंटरेक्टिव है, ऑनलाइन है, बहुत सारी चीज़ें इससे हो सकती हैं। पोर्टफोलियो के लिंक्स डाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। फिल द प्रोफाइल विद कीवर्ड्स, मतलब ये कि आप जो स्पेसिफिकली काम करते हैं डेटा साइंटिस्ट के हिसाब से, अगर आप एंट्री लेवल ब्रेक करना चाहते हैं तो अपनी टैग लाइन में लिख दें लुकिंग फॉर डेटा एनालिस्ट इंटर्नशिप। अब अगर आपने ये टैग लाइन लिखी होगी तो तमाम रिक्रूटर्स जो इंटर्नशिप के लिए हायर करना चाहते हैं वो लिंक्डइन पे आते हैं और रिक्रूटर पे सर्च करते हैं। मैं भी आपको लिंक्डइन का पोर्टल खोल के नहीं दिखाना चाह रहा, जिसके ज़रिए आप रिवर्स सर्च करते हैं कि मैं कैंडिडेट्स कैसे सर्च करता हूँ, क्योंकि उससे मेरे रिक्रूटर दोस्त नाराज़ होते हैं कि आप अंदर की स्ट्रैटेजी लीक कर रहे हैं कि आप कैसे कर रहे हैं, लोग उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। मगर मैं आपको फिर भी ये समझा रहा हूँ कि वो इनके पास एक पोर्टल है जहाँ पर आके वो लिखते हैं टैगलाइंस और सर्च करते हैं, और फिर उनको वो लिंक्डइन रेकमेंड करता है कि आप इन प्रोफाइल्स को अपनी जॉब के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पे सैम्पल हेडलाइन दी गई है, यहाँ पे ऑनर्स ग्रेजुएट सीकिंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी एंड रिटेल सेल्स एंड CRM। अब नोटिस करें बाकायदा लिखा हुआ है कि मैं कौन हूँ और मैं किस में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। फिर उसके बाद आपकी समरी आती है। समरी के अंदर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि आपका किन किन तरह का एरियाज़ और एक्सपोजर है। फिर उसके बाद अपनी प्रोफेशनल फ़ोटो, खुदारा फेसबुक की फ़ोटो नहीं, प्रोफेशनल फ़ोटो। प्रोफेशनल फ़ोटो क्या होती है? योर फोटो विद अ वाइट बैकग्राउंड और अ प्रोफेशनल लाइट ब्लू बैकग्राउंड, बस यही दो तरीके हैं। और फ्रंट होना चाहिए, यू आर वॉचिंग इन द स्क्रीन, बस यही तरीका है लिंक्डइन पे तस्वीर डालने का। कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं, मैं लगा हुआ हूँ, मेरी बेगम के साथ तस्वीर लगी हुई है, भाई लिंक्डइन है, फेसबुक नहीं है ये, ठीक है। स्ट्रैटेजिकली क्राफ्ट योर हेडलाइंस, अपनी जो आपकी हेडलाइन है वो आई कैचिंग होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन समवन कंडक्ट सर्चेस, ये कम अप विद योर सर्च नेम इन योर हेडलाइन, जो मैं आपको बात बोल रहा था। व्हाट डू यू वांट टू सी देम? कैरियर थॉट लीडर्स, वेंडी, एंड यहाँ पे हार्ड स्किल्स कीवर्ड्स, टेक्नोलॉजी सेल्स प्रोफेशनल, 14 ईयर्स ऑफ एंटरप्राइज सेलिंग एंड नेटवर्किंग मार्केट मीडिया। अगर मैं आपको अपनी बताऊँ यहाँ पे प्रोफाइल, तो मैंने यहाँ पर अपना जो टैगलाइन क्या लिखा हुआ है, वो मैंने ये टैगलाइन ये लिखा हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट सीनियर मैनेजर एनालिटिक्स एंड NPP फंड्स एंड कराची AI फाउंडर एंड कम्युनिटी बिल्डर एट AWS। तो अक्सर लोग AI वगैरह का सर्च करते हैं, दे एंड अप सर्चिंग माई प्रोफाइल। तो इस तरीके से आप अपना जो है वो यहाँ पर चीज़ें लिखते हैं। फिर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स कीवर्ड आता है। ग्राफिक आर्टिस्ट हुज strengths include details, verbal and written communications, organizations and optimism, ठीक है। इसके बाद जॉब टाइटल भी आप लिख सकते हैं वहाँ पे, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, राइटर, एडिटर, क्रिएटिव। अब फॉर एग्जांपल आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो फ्रीलांसर लिख दें, ठीक है। जॉब टाइटल्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो और इनका अमलगमेशन भी बना सकते हैं। मतलब ये आपको बताएगा ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, लेकिन इनका अमलगमेशन भी बना सकते हो भाई, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपसे पढ़े लिखे हैं तो आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का लिख दिया। लोकेशन बेस्ड, अक्सर लोग हायर करना चाहते हैं कि फ़िलिपीन बेस्ड, तो यहाँ पे लिख दें कराची बेस्ड एनालिटिक्स प्रोफेशनल, ताकि कराची के अंदर कोई हायर करना चाहते हैं तो वो आ जाए। की अकम्पलिशमेंट, टॉप परफॉर्मिंग की अकाउंट सेल्स प्रोफेशनल, ये लिख सकते हैं आप, इस तरह का अपने उसमें टैगलाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लेमिंग अ यूनिक लिंक्डइन URL,
लिंक्डइन का यूनिक लिंक्डइन यूआरएल कैसे बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मेरे पास अगर मेरी प्रोफाइल को अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है linkedin.com/मीसम रज़ा हिमानी। अब आप नोटिस कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर ये यूआरएल आ रहा है। ये मैं आपको चैट में भी पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है वो मुझसे कनेक्ट हो सकें। ठीक है, इस तरह का यूनिक यूआरएल कैसे आएगा, यूनिक यूआरएल कैसे आपने बनाना है, अपना यूनिक यूआरएल आपने इस तरह का ऐसे बनाना है कि आपने लिंक्डइन पे जाना है और अपनी प्रोफाइल को कस्टमाइज़ करना है। अब यहाँ पे जाएं, हाउ टू गेट यूनिक लिंक्डइन यूआरएल। जो दूसरे यूआरएल होते हैं यहाँ पे आपको पूरा ही बता दिया गया कि अपनी पब्लिक प्रोफाइल को कैसे मैनेज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी व्यू प्रोफाइल, एडिट पब्लिक प्रोफाइल एडिट कस्टम यूआरएल। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएं अपनी और यहाँ पर लिंक्डइन प्रोफाइल खोलें और लेट्स फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, मी व्यू प्रोफाइल, तो मी व्यू प्रोफाइल, ठीक है, वी आर हियर एंड देन एडिट पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल। ठीक है, एडिट पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल कहाँ पर आ रहा है, समवेयर इट माइट बी हियर, एडिट और प्रोफाइल यूआरएल एंड मोर, एडिट कॉन्टैक्ट इन्फो, हियर यू गो। अब यहाँ पे नोटिस करें आपकी पब्लिक यूआरएल आ रही है, आपका पोर्टफोलियो आ रहा है, ये सब चीज़ें आ रही हैं। अब आप इस यूआरएल को चेंज कर सकते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर अगर आपका कस्टमाइज़ नहीं है तो आपके पास प्रोफाइल यूआरएल आप यहाँ पर चेंज कर सकेंगे। क्योंकि मेरा कस्टमाइज़ हुआ है तो ऑलरेडी ये चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा। आई होप सो कि आपको इससे क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट देता है बिकॉज व्हेन आई यूज़ गिटहब तो मैं वहाँ पे ऐसे करता हूँ github.com/मीसम रज़ा। अब यहाँ पर जाता हूँ तो मुझे फ़ौरन से मेरे अपना यहाँ पे गिटहब खुल जाता है। तो फ़ायदा क्या होता है कि मेरे पास स्टैंडर्डाइज तरीका। अब यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस ये होनी चाहिए थी कि ये मीसम रज़ा हिमानी होना चाहिए था। इसी तरीके से टैब्ल्यू पे जाऊँगा तो टैब्ल्यू पब्लिक पे /मीसम रज़ा हिमानी। तो इस तरीके से ना आपका प्रोफाइल बहुत स्टैंडर्डाइज हो जाता है। टेल योर स्टोरी इन द समरी सेक्शंस, आप क्या करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। प्रमोट योर वर्क एकम्प्लिशमेंट्स, अगर आपने अचीवमेंट जो अपने रेज्यूमे में लिखी है वो अगर वहाँ पे आपने कोई आपको सेल्स अवार्ड मिला है, आपको कोई हाई अचीवर्स अवार्ड मिला है, वो वहाँ पे मेंशन करें। ठीक है जी। इंस्टेड ऑफ आई डिड दिस परफॉर्मेंस समरी, द आउटकम वाज दिस, इस तरीके से बात करेंगे। ठीक है जी, अचीवमेंट वाली बात करेंगे। कुछ सैम्पल स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे आप दूसरे लोगों से जुदा हैं, क्या इनिशिएटिव्स आपने लिए, कोई आपकी प्रमोशन हुई हुई है, कोई टेंजिबल वैल्यू आपने ऐड की, कोई आपको अवार्ड्स मिले हैं, कोई आपके लिए प्राइड मूवमेंट है, प्रेसिडेंट स्पेशल मेंशन मिला हुआ है, आपको वर्ल्ड ग्लोबल प्राइज़ मिला हुआ है, परफॉर्मेंस रिव्यू रिजल्ट में आपकी अच्छी है, किसी ने आपको कमेंडेशन या आपके बारे में अच्छी बात की है। इस तरीके से आप अपने सैम्पल स्टेटमेंट्स यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। दोबारा से याद दिलाते चलूँ, इन रिसोर्सेज को डाउनलोड करने के लिए टॉप राइट पे वो कोने में ओपन अ न्यू विंडो मौजूद है। यहाँ पे जब आप कर लेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन दबाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आपको सैंपल दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप डाउनलोड हो जाएगा और ये यहाँ पे आपके पास डाउनलोड हो गया। इस तरीके से होगा। ठीक है जी। आप अपने इंटरेस्ट यहाँ पे मेंशन करेंगे, फिर आपके पास कनेक्ट विद द प्रोफेशनल्स, लाइक माइंडेड प्रोफेशनल से भी कनेक्ट करें और अक्रॉस द इंडस्ट्री भी कनेक्ट करें। लिंक्डइन पे कनेक्शन भेजने की कोई तबोदो नहीं है, तो आप कोशिश करें कि अपने रेलिवेंट इंडस्ट्री के अंदर भी भेजें और दूसरी इंडस्ट्री के लोगों को भेजें, लेकिन बहुत इररेलेवेंट इंडस्ट्री के लोगों को ना भेजें। लिंक्डइन पे होता है SSI इंडेक्स, तो SSI इंडेक्स में टॉप पे आपको अगर मूव करना है ना, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप इंडस्ट्री में जिसमें हो ना, आप उसी के अंदर कनेक्शंस बनाएं और आप उसी के अंदर आगे काम करें। ठीक है नहीं, तो अपना नेटवर्क को ग्रो करेंगे। थर्ड थिंग इज स्टेप इन द पावर ऑफ लिंक्डइन, पोस्ट एंड अपडेट। मतलब लिंक्डइन से आपने स्क्रॉल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। आप जैसे लोगों की नॉलेज शेयर्ड इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसे आप भी इन्फॉर्मेशन शेयर करें और इन्फॉर्मेशन अपडेट करें, जिससे पता चलेगा कि आप भी जिंदा हैं और लिंक्डइन पे कोई काम कर रहे हैं। अपनी जॉब के बारे में, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में है, या आपने कोई अच्छा आर्टिकल पढ़ा उसके बारे में समरी शेयर करें। अच्छा, लिंक्डइन जो है ना वो इनकरेज नहीं करता कि वो अपनी प्लेटफॉर्म से जो है वो किसी लिंक को शेयर किया जाए और उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाए। तो बेहतर ये होता है कि जनरली आप कोई चीज़ शेयर करें तो आप बाकायदा उसके बारे में कुछ समरी चीज़ लिख दें कि मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, इसमें ये फलां चीज़ है, एंड लिंक इन कमेंट्स लिख दें और फिर कमेंट्स के अंदर जाकर उसको डाल दें। तो आपका जो इम्पैक्ट है और माइलेज है, लिंक्डइन खुद उस कंटेंट को आगे लोगों को रिकमेंड करेगा, यू मे लाइक इट के अंदर। ठीक है, तो जॉब्स आप सर्च कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। अब लिंक्डइन के लिए आपको टिप्स भी दी गई हैं यहाँ पर कि लिंक्डइन प्रोफाइल आपने कैसे ऑप्टिमाइज़ करनी है। फ़ोटो चेकलिस्ट दी गई है, फ़ोटो डाल दी मैंने, हेडलाइन दे दी, समरी। तो इस चेकलिस्ट को प्रिंट कर लें। प्रिंट करने के बाद एक दिन बैठें, मतलब जैसे ये हफ्ता है, आज आपने ये सेशन किया है, कल का दिन निकालें और बैठ के अपनी लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज़ करें, अपनी रेज्यूमे राइट करें, अपने कवर लेटर पहली दफ़ा लिखें। भाई ये मौका है, ये टाइम है और इसको यूटिलाइज़ कर लें। तफरी पार्टी में टाइम उड़ा देंगे, बाद में आपको प्रोफेशनल लाइफ में ये टाइम
नहीं मिलेगा। इस चेकलिस्ट को प्रिंट करें और कोशिश करें कि इसको फिल इन करते हुए आप अपने पास कंप्लीट कर लें, ठीक है। यहाँ पे एक और इमेज दिखाया जा रहा है। अब ये 30 डेज ऑफ लिंक्डइन पावर प्लान है, जिससे मैंने आपको कहा था ना पोस्टिंग करें। तो आप ये चाहते हैं ना लिंक्डइन पे आपके भी बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हों, आपकी भी पोस्ट बहुत वायरल और एंगेजिंग हो, तो इस प्लान को फॉलो कर लें। आपको ये प्लान जो है ना वो इंशाल्लाह जो है वो 0 to हीरो बना देगा कि किस तरीके से जो है वो आप अपनी पोस्टिंग करेंगे। और पोस्टिंग क्या करेंगे, अगर आप डेटा एनालिस्ट हैं तो आप शेयर करेंगे आपने फॉर एग्जांपल पाइथन में कौन सी नई लाइब्रेरी, जैसे मैं आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ, वही भले आप कॉपी पेस्ट करें अपने लिंक्डइन पे इको करें और इसको आगे शेयर करें। लिंक्डइन की यहाँ पे चीट शीट आपको प्रोवाइड की गई है, ये देख रहे हैं। हेडलाइन, नेम, आपको पूरा गाइड किया जा रहा है। यूआरएल आपने देखें, इस तरह का यूआरएल बेकार होता है, इस तरह का यूआरएल आप लिखें। फिर आपके डूज एंड डोंट्स आपको बताए गए हैं, तस्वीर आपने कैसे डालनी है। उसके बाद फिर आपको समरी बताई गई है कि आपने किस तरह से समरी लिखनी है। 68% ऑफ द लिंक्डइन मेंबर्स यूज द रिकनेक्ट द पास्ट बिजनेस एसोसिएट, मतलब ये कि लोग चाहते हैं यार फला हमारा एक्स एम्प्लॉय था, वो बंदा बड़ा ज़बरदस्त काम करता था, तो आपने अपने एक्सपीरियंस में उस कंपनी को लिखा होगा तो दे वुड बी एबल टू रिलेट एंड कनेक्ट बैक। एक्सपीरियंस, तजुर्बा, अपने प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन, इन सब चीज़ों को लिखेंगे और आपने इसको ज़रूर डाउनलोड करना है। लिंक्डइन पे ना प्रोफाइल्स के लेवल होते हैं। जब आप पहली प्रोफाइल बनाते हैं तो आप बिगनर पे होते हैं, जैसी जैसी चीज़ें अपडेट करते जाते हैं वो आपको बताता है कि अब आपकी प्रोफाइल इंटरमीडिएट पे आ गई है, एडवांस पे आ गई, एक्सपर्ट पे आ गई, ऑल स्टार पे आ गई। तो ये आपका असल गोल है, ऑल स्टार पे रीच करना। 51% ऑफ द लिंक्डइन यूजर्स हैव 100% कंप्लीट प्रोफाइल्स। ये लिंक्डइन का एजाज़ है कि मज़े की बात है कि लिंक्डइन को लोग इतना प्रोफेशनली और रिलीजियसली यूज़ करते हैं कि एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसकी पूरी प्रोफाइल को लोग कंप्लीट करें। तो 51% इज़ अ वेरी बिग क्लेम दैट एक्चुअली सेल्स के लिंक्डइन कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मौजूद है। पिक्चर का क्या साइज़ होना चाहिए लिंक्डइन की प्रोफाइल का, यहाँ पे आपको प्रोफाइल का साइज़ बताया गया, आपका कवर बैनर बताया गया है। अच्छी बात यह है कि कैनवा पे जाके आप अपने साइज़ के मुताबिक बना सकते हैं, अपनी पिक्चर को उसमें सेट करें और फिर डाउनलोड कर लें। तो वहाँ पर अगर आप चाहें तो कैनवा को जहाँ पर एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, canva.com पे जाएँ और यहाँ पर लिख दें लिंक्डइन प्रोफाइल बैनर। तो आप जब यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको उसी साइज़ के मुताबिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये देखें लिंक्डइन के प्रोफाइल के मुताबिक 72 बाय 32 इंच ये आपको बैनर मिल रहा है। आप इस कस्टमाइज़ करें अपने हिसाब से, अपने बाद डालें, या यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये आ रहा है तो आपने इसको सेट किया और कस्टमाइज़ किया और अपने हिसाब से वहाँ पे लिंक्डइन पे अपलोड कर दिया। सेम यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल फ़ोटो, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ़ोटो की तो यहाँ पे फ़ोटो आ रही है। अब ये बहुत ज़्यादा फैंसी है, लेकिन अगर आप इनको नोटिस करें तो इस तरीके का आप अपने पास आपको ये थीम दे रहा है। अगर आप इसका साइज़ देखें तो 800 बाय 800 पिक्सल की अब आपके पास ये आ रही है। तो ये थोड़ी सी नॉन प्रोफेशनल है ऑलरेडी, क्योंकि ये ग्राफिक डिज़ाइनर के हवाले से लग रही है, लेकिन आप प्रोफेशनल है तो इस बाउंड में रहते हुए अपनी प्रोफेशनल वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर अपलोड कर दें। और आपके पिक्चर अगर नहीं भी है, पिक्चर है लेकिन वाइट बैकग्राउंड नहीं है, तो अपलोड करके यहाँ पे इसकी कैनवा की एक फैसिलिटी होती है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड की, वो यूज़ कर लें और लिंक्डइन की तस्वीर उतार लें। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें, टिप्स एंड टेक्निक्स ये क्लियर होंगी और लिंक्डइन पे आपने कैसे काम करना है। कोशिश करें कि लिंक्डइन पे रिकमेंडेशंस लें। तो आप मुझे भी, मैंने आपको लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर दिया, आप मुझे रिकमेंडेशन की जो है वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वंस यू आर डन विद दिस कोर्स सक्सेसफुली, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए, सबके लिए जो मुझे रिक्वेस्ट देंगे उनको मैं रिकमेंडेशंस लिखूंगा। इफ़ यू लाइक आवर वर्क तो आप हमें एंडोर्समेंट भी हमें कमेंट बैक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो लिंक्डइन के ऊपर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं कि आपने कैसे रिकमेंडेशन देनी है, आपने रिकमेंडेड फॉर, ये पूरा तरीका बताया गया है। आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को एनहांस करना है, तो बहुत सारी आपको टिप्स एंड टेक्निक्स यहाँ पे बताई गई हैं। एनाटॉमी ऑफ अ perfect LinkedIn profile, it has a very good URL, good professional airline, your SEO is complete, टेक्स्ट लिंक्स आपने दिए हुए कंपनी वेबसाइट के, आपने अपना पूरा ऑप्टिमाइज़ किया हुआ जॉब सेक्शन, जॉब टाइटल्स, एंडोर्समेंट्स, प्रमोट करें अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को, कॉपी पेस्ट करके लोगों से शेयर करें, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है वो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपके पास लिंक्डइन पे अपडेट होंगी। तो आई होप सो कि आपको लिंक्डइन वाली चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि तो लिंक्डइन क्लियर ज़रा लिख दें जल्दी से प्लीज़ चैट के अंदर। क्या सेशन में आप लोगों को मज़ा आ रहा है? थक तो नहीं गए? जी तहसीन, आप सवाल पूछ सकते हैं। साउंड सर।
सर अब लिंक्डइन के ऊपर हम डेली बेसिस के ऊपर, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ सर्च भी कर रहा हूँ, लाइक भी कर रहा हूँ, रीपोस्ट भी कर रहा हूँ, और मैं सर्च अपीयर्स में भी आ रहा होता हूँ। 23 सर्च अपीयर्स में लास्ट वीक में आया है, 25 में आया है, 16 में आया है, बट मेरे पास वहाँ से अप्रोच नहीं होती है किसी भी चीज़ की। अगर मैं कहीं पर अप्लाई करता हूँ तो वहाँ से कुछ अप्रोच नहीं हो रहा। उसका कुछ मेन रीज़न होता है कि मेरी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन कम है, इसकी वजह से होता है, या मैंने प्रोफाइल के अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं की, उसकी वजह से है। व्हाट द रीज़न बिहाइंड इट कि वो चीज़ मेरे पास अप्रोच नहीं हो रही होती है। देखिए, आप अगर लिंक्डइन की जो सर्च है इसमें आता है 25 व्यूज़ हुए हैं आपकी प्रोफाइल का, तो ऑफनली उसमें जो है रिक्रूटर व्यूज़ डिफरेंट होते हैं। और अगर आप लिंक्डइन प्रीमियम लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें रिक्रूटर के कितने और कितने मेरे दोस्तों ने मेरी प्रोफाइल को सिर्फ झांक के देखा है कि आजकल तहसीन क्या कर रहा है। तो ये तरीकाकार होता है कि ऑफनली हम प्रोफाइल खोल के देख रहे होते हैं। दैट एक्चुअली सीम्स लाइक कि यार हमें तो बहुत सारा व्यूज़ मिल रहा है, हमारी प्रोफाइल को लोग व्यू कर रहे हैं, लेकिन जो है हमें कोई इनसाइड रिक्रूटर का मेल नहीं आ रहा कि भाई आप आएँ प्लीज़ हमारी कंपनी को जॉब ज्वाइन करें। तो मोस्ट लाइकली कि वो रिक्रूटर नहीं देख रहा। तो अगर आपने रिक्रूटर नहीं देख रहा तो लिंक्डइन पे एक ऑप्शन होता है ओपन फॉर जॉब्स, ओपन फॉर वर्क, वो आप ओपन करें, ठीक है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि रिक्रूटर जब सर्च करता है ना तो उसके पैरामीटर होता है कि भाई वो लोग जिन्होंने ओपन फॉर वर्क किया हुआ है वो भी इंक्लूड हो जाए, तो वो वहाँ पर फिर आप वहाँ पे आने शुरू हो जाओगे। दूसरी चीज़ ये कि आपकी प्रोफाइल पे हिट्स हो रही हैं लेकिन आप कन्वर्ट नहीं हो रहे। इसका ऐसी मतलब है कि वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं, ट्रैफिक आ रही है, लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि वेबसाइट के कंटेंट में मसला है और वेबसाइट की URL की SEO में मसला नहीं है। मतलब ये है कि आप अपना जो आपका समरी है, आपके जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने लिखी नहीं है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं सर हमें कोर्स के बाद जॉब नहीं मिल रही, अब मैं जाके उनकी प्रोफाइल देखता हूँ तो उन्होंने सर्टिफाइड विद एक्सपर्ट का जो डिजिटल बैच दिया गया है वो उन्होंने, ये यू आर एक्चुअली नॉट सीरियस अबाउट योर गेटिंग हायर्ड। अगर आप होते तो आप बैच को वहाँ पर डिस्प्ले करते। और मैंने नोटिस किया है अक्सर लोगों ने मुझसे कहा है कि सर, मुझसे पूछा जाता है कि सर ये बैच क्या है, ये बैच तो बड़ा ज़बरदस्त है, ये कोर्स आपने कब से किया, कब से कब तक किया, अच्छा ठीक है। इसकी बेसिस पे मेरी जॉब्स भी लग गई हैं कि मुझे पता चला कि लोग इंस्पायर होते हैं, अच्छा यार तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन बड़ा अच्छी चीज़ है, ये आपने इतनी मेहनत की, 16 हफ्ते तक आप गए ऑन साइट, तो ये आपकी अचीवमेंट है, तो उसको लिख के लगाएं। ऑल राइट, गॉट इट सर। ओके अलीना, आप सवाल पूछिए और मैं मीनवाइल आगे जा रहा हूँ। बिंदे नहीं, मैं आपका सवाल दोबारा लेता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है। मैंने हुज़ैफ़ा को भी टाइम लिया हुआ है तो मैंने उनको भी हैंड ओवर करना है और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आप अलीना प्लीज़ सवाल पूछिए। अच्छा, अलीना नहीं मौजूद है। बिंते नहीं, प्लीज़ सवाल पूछिए। अच्छा, बिंते नहीं भी मौजूद नहीं है। प्लीज़ अपना हाथ जो है वो रेज डाउन कर लें। ऑलराइट, अब आप जॉब्स ढूंढना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि कहाँ मिलेगी। तो पहले तो मैं आपको लिंक्डइन बता चुका हूँ कि लिंक्डइन पे जॉब्स मिलती हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म है rosie.pk और तीसरा प्लेटफॉर्म वो है जो कि सब लोग इग्नोर करते हैं। मुझसे पूछते रहते हैं सर कोई जॉब बता दें। भाई सर आपको क्यों बताए, सर ने सारा काम ऑटोमेट कर दिया। karachi.doti.com/careers लिखें और यहाँ पर आपके पास इंडस्ट्री की तमाम जॉब्स आ रही हैं। मैंने फ़लाँ चीज़ पढ़ी है, मुझे उसके मुताबिक दे दें। सर मैंने जो है वो डेटा एनालिस्ट की जॉब ढूंढनी है तो डेटा एनालिस्ट ओनली कर लो भाई। डेटा एनालिस्ट ओनली जैसी करोगे आप तो आपके पास नीचे फ़िल्टर लग जाएगा। अब ये नीचे जो फ़िल्टर लगा हुआ है वो आपको डेटा एनालिस्ट का ही लगा के देगा फ़िल्टर। अभी देखते हैं ये अपडेट होगा, ये देखें अपडेट हो गया। अब ये डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा डेटा एनालिस्ट हूँ मैं क्या हूँ, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। दैट्स फाइन सर, मुझे तो ये पता है कि मैंने ये कोर्स किया हुआ है। तो ठीक है सर, आप एक काम करें, स्किल टाइप में जाएं और अपना सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट बाय कराची का लगा लें। हम आपको आपके स्किल्स के मुताबिक जो आपकी जॉब्स उसके ऊपर बैठती हैं वो हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर नोटिस करें कि आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई है karachi.doti.com/careers पे। इस पर जाएँ और अपनी जॉब्स को सर्च करें। लेटेस्ट भी बहुत सारे रोल्स आए हुए हैं तो वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, हमने कवर लेटर की बात कर ली, रेज्यूमे की बात कर ली, सीवी का डिस्कशन भी कर लिया, लिंक्डइन प्रोफाइल की भी बात कर ली, पोर्टफोलियो की बात करते हैं। अब पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी कस्टम वेबसाइट और गिटहब। अभी मैंने आपको गिटहब शेयर किया था अपना,
जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि गिटहब क्या होता है। गिटहब आप सबको पता है, आई होप सो कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, या मैंने अपना गिटहब शेयर कर दिया। आप चाहें तो अपना वहाँ पर बना सकते हैं गिटहब पे प्रोफाइल, और चाहें तो नहीं, ये तो आज की ज़रूरत है। मतलब ये कि अगर आप टेक्निकल काम कर रहे हैं और आपका गिटहब मौजूद नहीं है तो लोग कहेंगे यार कैसे डेवलपर हो, आपका प्रोफाइल ही मौजूद नहीं है, आपने काम किया है। तो जो भी आपने काम किया है, जो भी आप प्रैक्टिस के तौर पे और नए प्रोजेक्ट्स खुद सेल्फ सर्विस करोगे, तो वो सारे अपने प्रोफाइल के ऊपर बनाओ। हम लोग जो है वो वर्चुअल अप्रेंटिस प्रोग्राम करवाते हैं। इस कोर्स के बाद भी दोबारा से हम वर्चुअल अप्रेंटिस प्रोग्राम के अंदर लेंगे, इंडक्ट करेंगे, लेकिन ओनली सीरियस कैंडिडेट्स को लेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो है वो एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो बन जाएगा, आपका ऑनलाइन पोर्टफोलियो बन जाएगा। वो आप गिटहब पे, टैब्ल्यू पब्लिक पे, इन सब पे डाल सकते हैं, और फिर ऑब्वियसली उसके ज़रिए जो है वो प्रोफिशिएंसी अपनी शो कर सकते हैं। तो वो लोग जो इंटरेस्टेड होंगे, तो जब एप्लीकेशंस खुलेंगी तो प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा इट्स अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। मतलब ये कि हमें जो है ना, हम अपना टाइम लगा रहे हैं आपकी वर्चुअल अप्रेंटिसशिप के लिए, आपको बाकायदा अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो उसके लिए प्लीज़ सीरियस लोग रिक्वायर्ड है। नॉन सीरियस लोग, मैं सर बिजी हो गया था, मैं जॉब में था, तो प्लीज़ आप हमारी अप्रेंटिस को ज्वाइन ही ना करें, ठीक है। आपको अप्रेंटिस की ज़रूरत नहीं है, तो उसको अपॉर्चुनिटी दें जिसको अप्रेंटिस की ज़रूरत है। अब पोर्टफोलियो बनाने के लिए मैंने क्या किया है, विक्स एक ऐसी वेबसाइट है जिसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर अगर नोटिस करें तो आप यहाँ पे फ्री अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। दिस इज़ अ पोर्टफोलियो वेबसाइट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है, एंड इट्स वेरी वेरी इजी, यू कैन क्रिएट। सो दिस इज़ माई लिंक्डइन पोर्टफोलियो प्रोफाइल, जिसके अंदर आप नोटिस करें तो मैं किसी को भी लिंक शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है व्हाट आई डू, यहाँ पर मेरे पास लिंक्डइन प्रोफाइल का यहाँ पे URL आ रहा है, टैब्ल्यू पब्लिक का आ रहा है, मेरा गिटहब आ रहा है। तो इट्स हाउ कूल के आपका जो पोर्टफोलियो का लिंक है वो सारी चीज़ों को नेविगेट करने में हेल्प कर रहा है। यहाँ पे नोटिस करें टैब्ल्यू पब्लिक आ रहा है, यहाँ पे मेरा गिटहब आ रहा है, टैब्ल्यू पब्लिक लोड हो जाता है तो आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा आप अपना रेज्यूमे भी यहाँ पर अवेलेबल कर सकते हैं। कोई बंदा आपका रेज्यूमे डायरेक्टली देखना चाहता है तो आप यहाँ पर रेज्यूमे पे क्लिक कर दें, ये पेज लोड होगा। आई गेस मेरा थोड़ा सा इंटरनेट स्लो डाउन हो गया, सीम्स लाइक। तो यहाँ पर रेज्यूमे डिस्प्ले हो सकता है। कोई आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं तो वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देख रहे हैं प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये रेज्यूमे पे आ गया, अब थोड़ा सोच होकर चल रहा है। थिंक मेरा इंटरनेट स्लो डाउन हो गया। दीज आर द प्रोजेक्ट्स, ये रेज्यूमे। यहाँ पे नोटिस करिएगा कि ये डॉक्यूमेंट लोड होगा, और यहाँ पे मैंने अपना रेज्यूमे अपलोड कर दिया है। अनदर थिंग इज़ द प्रोजेक्ट्स जो आपने किए हैं वो यहाँ पर आप एनलिस्ट कर सकते हैं। तो आपको किसी पोर्टफोलियो वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप खुद जाके अपनी विक्स पे जो है वो फ्री वेबसाइट बनाएं, तजुर्बा करें, एक वीकेंड पे बैठें और बैठ के बनाएं, और भले चाहें तो आप इस वेबसाइट को ही कॉपी कर लें ताकि आपके लिए किक स्टार्टर हो जाए। तो यहाँ पर क्या मेरी स्क्रीन अब आपको नज़र आ रही है, पोर्टफोलियो की नज़र आ रही? ओके, सो पोर्टफोलियो के लिए आपको आई होप सो कि ये पता चल गया हो आपने कस्टम वेबसाइट बनानी है, क्योंकि याद रखिएगा आज के ज़माने में ना आपकी डिजिटल प्रेजेंस होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ मीसम रज़ा हिमानी गूगल पे, तो फ़ौरन से वो पता चल जाता है कि भाई ये मेरी सारी प्रोफाइल्स आ गई। अब ये नोटिस करें, जितना अच्छा आप SEO करेंगे अपना, उतना ही आप डिस्कवरेबल होंगे। जितना आप डिस्कवरेबल होंगे उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको लोग हायर करेंगे, बिकॉज दिखता है तो बिकता है, ये बात अपनी जगह पे मौजूद है। ये देख रहे हो मल्टीपल जगह पे अकाउंट्स बनाने का फ़ायदा है ये। तो क्लियर है ये आप लोग को? प्रोफाइल बिल्डिंग क्लियर है? प्रोफाइल क्लियर लिख दें प्लीज़। ज़रूर ज़रूर इस और सेशन को आपने सिर्फ जो है वो उस तरह से नहीं सुनना है कि बस सुन लिया और देख लिया, बल्कि ज़रूर इस पर अमल करना है। अगर करेंगे तो याद रखें अगले 1 साल बाद आपका मैसेज आएगा, सर मेरी लाइफ चेंज हो गई, मैंने जो कैरियर लेना था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। जी फरहान और तला सवाल पूछिए। ये देखते वेबसाइट फ्री में डिप्लॉय हो जाती है? जी फ्री वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट डिप्लॉयमेंट हो जाती है। जी ये फ्री पोर्टफोलियो वेबसाइट है। हाउएवर सोशल मीडिया पर आप शेयर करते हैं तो वो इनकरेज नहीं करते कि उस तरह की फ्री वेबसाइट बिल्डर्स हो। तो आप चाहें तो इसका एक पैकेज भी ले सकते हैं। $4 पर मंथ का पैकेज है। साल के तकरीबन कितने बनते हैं? 12 4 $48, $50। साल का 10,000 रुपये आपकी प्रोफाइल ऑनलाइन प्रेजेंस में आ जाएगी। ये तो मैंने अभी तक नहीं रखा हुआ, वरना मैं चाहूँ तो इसमें mesamrzahimaani.com पे परचेज कर सकते हैं। तो आई थिंक बेहतर वही होता है कि मेसम रज़ा हिमानी करो, लेकिन यूजुअली ग्राफिक डिज़ाइनर्स कर रहे होते हैं तो डेटा एनालिस्ट और ये सब जो है वो गिटहब और इन बने हुए प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी।
आप जो आर्टिकल्स लिखते हैं, मतलब मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप जैसे ब्लॉग्स पढ़ते हैं ना और दूसरों से सीखते हैं, इसी तरीके से आप दूसरों को सिखाएं भी। मतलब आपने सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट में कोई प्रोजेक्ट किया, आपकी लर्निंग बनी, आप एक उस पर पूरा आर्टिकल लिखें, मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर ये किया। याद रखें, लोग आपको तब रीच आउट करेंगे जब आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कहलाएंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपके पास इनबॉक्स भरा हुआ हो रिक्रूटर्स से कि भाई आप प्लीज़ हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लें, तो उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि आप लिंक्डइन पे आर्टिकल्स लिखें, मीडियम पे आर्टिकल्स लिखें, लिंक्डइन पे आप वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करें, कॉपी पेस्ट ना करें, वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करें जो कि लोग पढ़ के इंटाइस हों कि हाँ यार वाकई में इसको इस चीज़ की समझ है। मुझे पर्सनली लोग क्यों फॉलो करते हैं? बिकॉज आई शेयर अ लॉट ऑफ रेलिवेंट कंटेंट। व्हाई यू फॉलो मी? बिकॉज आई शेयर अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल कंटेंट। तो इफ़ यू डू द सेम, पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू। ठीक है, तो अपना एसईओ सबसे ज़्यादा आपने करना है। एक बात याद रखिएगा, सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्सिबल रहने की ज़रूरत है। मतलब ये कि सोशल मीडिया पे ऑफनली ये होता है कि सर मैंने फेसबुक पे जाके लड़ाई कर ली और उसको गालम गलोच कर दी, उसको बुरा भला कह दिया, या फॉर एग्जांपल उसका कोई कास्ट था या उसका सेक्ट था उसके बारे में बुरा बोल दिया। देखें, याद रखें, सोशल मीडिया पे अवॉइड करें, चाहे वो लिंक्डइन हो या चाहे वो आपका फेसबुक भी हो। सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं आजकल। जो है ना, वो लोग चाहते ही नहीं कि ऐसे बंदे को वो हायर करें जो झगड़ालू हो या किसी तरह का भी सेक्टेरियन या किसी तरह का भी कास्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करें उनकी ऑर्गेनाइजेशन में। एवरीवन वांट्स टू मेक अ लॉट ऑफ डॉलर्स एंड बाय जस्ट अवॉइडिंग दीज फाइट्स एंड डिफरेंट थिंग्स। तो याद रखें, रिस्पॉन्सिबल रहें सोशल पे। अक्सर लोग जो है वो अच्छी अच्छी जॉब से फारिग भी हो जाते हैं जस्ट बिकॉज कि उन्होंने सोशल मीडिया पे गलत कमेंट कर दिया। आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, बिल्कुल हाईलाइट हो जाता है बंदा, कंपनी के ऊपर प्रेशर आता है और कंपनी बोलती है कि नहीं नहीं भाई, हम आपसे जान छुड़ाना चाहते हैं, माजरत आपने काम ही ऐसा किया है कि हम आपको डिफेंड नहीं कर सकते, सॉरी आप जा सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा समझिएगा कि सोशल मीडिया पे ज़रा मोहतात रह के जो है वो चीज़ें कमेंट किया करें। ठीक है जी। अब मैं आपको हुज़ैफ़ा, मैंने आपसे पौने 4 कहा था, मैं बस 5 मिनट आपके और लूँगा और फिर मैं आपको अपवर्क वाला सेशन दूंगा। आई होप सो कि आप सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं या करीब करीब। हुज़ैफ़ा मौजूद है? ओके, ऑलराइट। अब आप इंटरव्यू पे जाते हैं और आपकी पहली फिजिकल कॉल होती है, फर्स्ट प्रेजेंस होती है। ठीक है, आपको मेरी फिजिकल प्रेजेंस वाली स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? सर मैं 10 मिनट बाद आपकी मीटिंग एंड हो जाएगी, मैसेज पॉपअप हो गया। हाँ बिल्कुल, गूगल मुझसे पता मांग रहा है कि $10 पर मंथ दो तो एक्सटेंड हो जाएगा। भाई क्या करते हो यार गूगल। अच्छा एनीवेज, मैं तो 5 मिनट में कोशिश करूँगा कि कंप्लीट कर लूँ और फिर हम दोबारा से मीटिंग का लिंक दे देंगे जिसमें हुज़ैफ़ा भाई आ जाएंगे। अच्छा, ये फिजिकल प्रेजेंस वाली आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी या नहीं दिख रही? फिजिकल प्रेजेंस लिखा हुआ है और फिजिकल प्रेजेंस, ये दिख रही स्क्रीन? जी सर, शो हो रही है। ओके, थैंक यू। अच्छा, फर्स्ट कॉल, सबसे पहली आपको कॉल आती है, आपने एक जगह अप्लाई किया था, पहली दफ़ा आपको कॉल आएगा, अस्सलाम वालेकुम सर आप फलां बात कर रहे हैं। अब आपको याद ही नहीं है कि आपने अप्लाई किया। जी कौन बात कर रहा है? तो अब वो बेचारा सामने एम्बेरस हो रहा है कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराए, मैं फलां से बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, आपने 2 तारीख को अप्लाई किया था। आपने बोला हाँ भाई, अगर आप कहीं अप्लाई करते हो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, और जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ उससे जैसे ही इंट्रोड्यूस कराओ कि आप कहाँ से बात करें, उसके बाद बिल्कुल ऐसे एक्ट करो कि हाँ यार मैं आपकी ही कॉल का इंतज़ार कर रहा था। दैट एक्चुअली वेलकम्स पीपल कि हाँ यार कितना इंटरेस्टेड बंदा है कि तैयार बैठा था कि मुझे कॉल आती है और मैं फ़ौरन से उसको अटेंड करूँ। दूसरी चीज़, प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। पहले कॉल के अंदर आपके पास सेट हुआ, सर आप कब तक इंटरव्यू के आ सकते हैं? सर आप जो है वो इस वीकेंड कर लें, इंटरव्यू कर लें। हाँ ठीक है ठीक है। अब आपने देखा ही नहीं अपना कैलेंडर और ये आपने कमिटमेंट कर दी, बाद में आपको पता चला कि नहीं यार आप तो कमिटमेंट कर ही सकते थे, आपकी ऑफिस की फला मीटिंग थी। तो आप कमिटमेंट बिल्कुल सही दें। पहला इंप्रेशन आपका ख़राब होगा कि ये बंदा तो सिर्फ जो है वो फ़ौरन से गोली करा देता है कि जो है वो मैं तो इंटरव्यू पे अवेलेबल ही हूँ, ये इंटरेस्टेड ही नहीं है बंदा। तो आप अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार मैं तो इतना अहल हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही, फला वाले को मिल गई है। तो भाई वो दूसरा वाला बंदा जो राइट कमिटमेंट दे रहा है, राइटली टाइम पे शो हो रहा है, जॉब मिल गई उसको। आप अगर तीसमार खान बन के बैठे रहेंगे, बोलेंगे मैं गलत कमिटमेंट्स दूंगा, मैं कॉल नहीं करूंगा, मैं कॉल उठाऊंगा नहीं, फिर भी मुझे कॉल किया जाए, तो याद रखें आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी को रीच आउट नहीं करेगा। अनदर थिंग, वंस इंटरव्यू स्केड्यूल हो गया, अब आप प्रिपेयर करें। अक्सर लोग इंटरव्यू के अंदर प्रिपेयर होकर नहीं जाते और कंपनी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता। देखें, याद रखें, अगर आप अप्लाई करते हुए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर लेंगे ना, जैसे आपने कवर लेटर लिखते हुए मैंने आपको बताया कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो उसी वक्त ही आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी कि कंपनी है क्या, कंपनी क्या काम करती है, मैं किस रोल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। यू नीड टू बी अवेयर अबाउट द वेरी वेरी कॉन्टेक्स्ट। और अगर उस कंपनी के मुतालिक कोई रिसेंट न्यूज़ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल करीम में आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि करीम के अंदर
मेजर स्टेक जो है वो फॉर एग्जांपल E&N करके एक नया इन्वेस्टर आने जा रहा है जो कि ऊबर के साथ इन्वेस्टमेंट शेयर कर रहा है सुपर ऐप के लिए। तो ये चीज़ जो है ना वो उनको वो करती है कि यार इसको तो कुछ पता ही नहीं हमारी कंपनी के बारे में। अब आप फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो काफ़ी टाइम से जो है वो ये इन्वेस्टमेंट मिली हुई थी, तो वो बोलेंगे नहीं भाई अभी रिसेंटली हमारा इन्वेस्टमेंट का राउंड हुआ है, आपको पता ही नहीं। तो ये सब चीज़ें हमारी रिक्वायर्ड होती हैं। नो योर रोल एंड रिवाइज एक्सपेक्टेशंस, मतलब ये कि आपने अगर कोई बात करनी है ना कि मैंने इतने पैसे मांगने हैं, मैंने ये करना है, ये हमसे बात होगी, तो वो पहले से रिवाइज कर लें, पेपर पे चाहें तो जॉट डाउन कर लें, रिक्शे में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं वो पेपर साथ में लेके जाएं ताकि आखिर वक्त तक आपको पता हो कि आपने क्या बात करनी, क्या चीज़ करनी है। अक्सर लोग ये होते हैं यार मैं वो वहाँ पे गया था, पता नहीं मुझसे समझ में नहीं आया मैंने क्या बोल दिया, या मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने मुझे हाँ बोला, मेरे जहन में ही नहीं बात आई, मैंने अग्री कर लिया, अब मैं क्या करूँ, मैं तो पीछे नहीं हट सकता। तो आप तो पीछे नहीं हट सकते, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रिपेयर होके जाएँ, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि आप क्या बात करने जा रहे हैं और फिर उस चीज़ को अपने मकसद के हिसाब से क्लोज करके जाएँ। याद रखिए इंटरव्यू का जो टेबल होता है ना वो इंटरव्यू तो होता है, साथ में निगोसिएशन भी हो रही होती है, तो निगोसिएशन में हमेशा विजिलेंट रहना होता है। इंटरव्यू डे के दिन आपने ड्रेसिंग करनी है, ग्रूमिंग करनी है, प्रोफेशनल ड्रेसिंग करके जानी है, कुर्ता शलवार मत पहन के चले जाएं, ठीक है। प्रोफेशनल जो उस ऑर्गेनाइजेशन का डेकोरम है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में कोट टाई पहन के जाया जाती है आप कोट टाई पहन के जाएं भाई। आप कोई अलग से नहीं है कि आप जीन्स और टी शर्ट में चले आएंगे, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ भाई, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो क्या हुआ, बैंक में अप्लाई करो, बैंक के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपर भी जो है वो शर्ट और पैंट पहन के आता है, नहीं वो सॉफ्टवेयर हाउस में तो मैं जीन्स और टी शर्ट पहनता हूँ तो भी चल जाता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, बैंक में अप्लाई करो ना तो वहाँ के मुताबिक चलो, ठीक है। प्रिंटेड रेज्यूमे प्रोफाइल इतना ज़बरदस्त एक्सप्रेशन देता है कि सामने वाले को जब आप जाओ सर मैं अपना रेज्यूमे भी लाया हूँ, उसको बेचारे को प्रिंट करना ना जाना पड़े, ही वुड बी सो इम्प्रेस, सच अ नाइस पर्सन, मेरे लिए उसने ये काम करके दिया, उसने मुझे पहले से रेज्यूमे प्रिंट करके दे दिया, यार कितना रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार आदमी है। तो आप अपना पोर्टफोलियो ये सब चीज़ें प्रिंट करके ले जाएं, कोशिश करें कि अगर आपने टैबल्यू पब्लिक का है तो एक उसका वर्ड के अंदर बना ले जिसमें डैशबोर्ड्स आ रहे हो, तो अगर वहाँ पे इंटरनेट ना भी चल रहा हो तो आप अपने डैशबोर्ड दिखा दें कि सर ये मेरा पोर्टफोलियो, ये मैंने HR का डैशबोर्ड बनाया, ये मैंने परफॉर्मेंस का डैशबोर्ड बनाया, ये मैंने CRM का बनाया, ये मैंने लीड मैनेजमेंट का डैशबोर्ड बनाया। इस तरीके से आप अपनी चीज़ें डिफाइन भी कर सकते हैं। डेटा इंजीनियरिंग वालों को मैं खास तौर पे कहूँगा कि अपना गिटहब का लिंक लेकर जाएं, और अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट का थीसिस लिखा हुआ है तो वो भी लिख के ले आ सकते हैं कि मैंने सर ये प्रोजेक्ट किया है, या एंड टू एंड मैंने पूरा डॉक्यूमेंट डिज़ाइन किया, अगर कोई आपने डॉक्यूमेंट डिज़ाइन किया है तो। सेकंड इंटरव्यू, पहला वाला इंटरव्यू पास हो गया, आपका ओके हो गया, अब HR साइकिल की बात आती है कि आप कितने में हायर होंगे, एक्सपेक्टेड सैलरी। भाई याद रखिए कि अगर आपका कोई तजुर्बा नहीं है उस फील्ड के अंदर तो आप बिल्कुल सीनियर डेटा इंजीनियर, सीनियर डेटा एनालिस्ट और सीनियर पावर BI डेवलपर की तरह पैसे नहीं मांग सकते, आपको अर्ली एक्सपेक्टेशन अपनी सेट करनी पड़ेगी। हाँ आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं कि भाई ठीक है मैं डेटा एनालिस्ट के अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 40-50 हज़ार रुपये मिलेंगे, और मैं अगर डेटा इंजीनियर के अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं 60-70 हज़ार शुरू में मिलेंगे, और अगर मैं डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो भी मुझे 50-60 हज़ार रुपये मिलेंगे इनिशियली। और याद रखें कि ये स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग के बाद अगर आप 3 महीने में अच्छा काम करते हैं तो लोग खुद ही उसको 1.25-1.3 टाइम्स पे कर देते हैं, क्योंकि अब ये पुराना ज़माना नहीं रहा। अगर आपको एम्प्लॉयर जो है वो अंडर वैल्यू पे करेगा ना तो आपको दूसरा एम्प्लॉयर बुला लेगा अपने पास 1.3 टाइम्स देकर, ठीक है। तो आपको सिंपली जो उसको पता है कि अगर मैंने इसको सही पेमेंट पे नहीं रखा और अगर आप वैल्यू ऐड करो तो सामने वाला चले आएगा, तो एम्प्लॉयर्स खुद सेल्फ रिटेन करेंगे आपको। तो एक्सपेक्टेड सैलरी ना आपकी ज़रा मॉडरेट और मुनासिब होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लाख रुपए मांग रहे हो पहले दिन भी 1,20,000 रुपये 1.5 लाख रुपये का पैकेज मांग रहे हो विद कार अलाउंस, तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई भी हायर नहीं करेगा। टेक्निकल इंटरव्यू होता है तो आपने सारी चीज़ें रिवाइज करके जानी है। अक्सर लोग मुझे DM करके पूछ रहे होते हैं सर मेरा फला जगह इंटरव्यू में क्या क्या पढ़ूँ, तो मैं उनको पर्सनली बता देता हूँ, लेकिन याद रखें कि अगर आपने जो चीज़ें स्किल्स मेंशन की हैं उनके बारे में, उनमें जो स्किल्स आपके टॉप रेटेड स्किल्स हैं उन टॉप रेटेड स्किल्स को तो आपने रिवाइज करके ही जाना है, खास तौर पर उसके अलावा जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन के मेंशन किए गए। अच्छा, अब एक सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना वो HR वाले बनाते हैं और उसके अंदर वो ये भी लिख देते हैं कि ब्लॉकचेन एक्सपर्ट भी होना चाहिए जो डेटा साइंटिस्ट है, तो ऐसा नहीं है। उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, आप लोग अवेयर हैं तो फिर आपको वो चीज़ को तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप जनरलाइज जब रोल्स पे नज़र रखेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि इन रोल्स की ये डिमांड है। इसके अलावा हम लोग कंसल्टिंग करते हैं हमारी जो कंपनीज हैं उनके साथ कि भाई कैसे आपने देना चाहिए, तो वो चीज़ भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं इंडस्ट्री के पार्ट पे, ठीक है। ऑफ़र आपको मिल जाती है, आपको याद रखना है कि भाई ऑफर देखते ही अल्लाह खैर सल्ला नहीं कर देना, वो फ़ौरन से साइन कर दिया। भाई अपनी सैलरी को जाने, अपने बेनिफिट्स को पूरी तरह मालूम करें, अगर कहीं से स्विच कर रहे हैं तो कंपेयर करें, एक एक्सेल फाइल बनाएं कि मुझे वहाँ पे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, यहाँ पे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वहाँ पे क्या सैलरी मिलती है, यहाँ पे क्या सैलरी मिलती है। अच्छा, ये सारे कंपेरिजन अपनी जगह पे। साथ में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे तजुर्बा ज़्यादा मिल रहा है, अगर कहीं पे तजुर्बा ज़्यादा मिल रहा है, सैलरी का कॉम्प्रोमाइज़ है, गो फॉर इट। तजुर्बे की वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू कम होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, तजुर्बा आपको मिल गया, उसके बाद आपकी सैलरी उससे भी हो सकता है 2 गुना ज़्यादा हो रहे हैं।
तो ये चीज़ का रखना है। निगोशिएट करें पैकेज। अगर फॉर एग्जांपल वो आपको 30,000 रुपये दे रहा है और आपको पता है कि नहीं यार डेटा एनालिस्ट की जो जॉब है वो 50 से 60,000 होती है, तो आप बोलेंगे नहीं सर मैं 50,000 जो बिल्कुल मुनासिब है, एज ए डेटा एनालिस्ट मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। अगर आप देख लें कोई मसला नहीं, अगर डेडलॉक बरकरार हो तो आप बोलेंगे सर आप एक काम करें, आप 40,000 से स्टार्ट कर दें, ठीक है, और अगर आपको 3 महीने बाद मेरा काम पसंद आए तो आप मेरी जो सैलरी है वो रेस करके 60,000 पे कर दीजिएगा, 50,000 पे कर दीजिएगा। अब ये वो तरीका है कि किसके जरिए आप डील बनाते हो। तो मैंने आपको बताया कि इट्स अ नेगोशिएशन टेबल, एथिक्स और कमिटमेंट। एक दफ़ा साइन कर दिया कि भाई मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ, उसकी जगह दूसरी जगह से डबल की भी ऑफर आ जाए ना, प्लीज़ एक्सेप्ट मत करना। कर लोगे शॉर्ट टर्म के अंदर बेनिफिट बना लोगे, हो सकता है ज़िंदगी में किसी टाइम पे स्केप भी हो जाओ, लेकिन व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, आपको कहीं ना कहीं आके ढस लगेगी। तो और इंडस्ट्री बहुत छोटी है याद रखना आईटी की, तो लोग एक दूसरे को ब्लैक लिस्ट भी कर देते हैं। इसका मतलब कि फिर आपको कोई हायर करने वाला भी नहीं होगा। तो याद रखें कि कोशिश करें कि कमिटमेंट को बिल्कुल फॉलो करें। एक दफ़ा डील हो गई तो फिर वो डील हो गई, दैट्स डन। आपका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर है, वहाँ से आप कम्प्लीटली रिज़ाइन करेंगे, प्रोसेस को फॉलो करेंगे, उसके बाद फिर आप जो है वो वहाँ पर करेंगे। हाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ से ऑफर लेटर आने के लिए आपका रेजिग्नेशन लेटर चाहिए होगा। ऑफर लेटर आ गया तो रेजिग्नेशन कर देना है, पैरेलल एम्प्लॉयमेंट को मैनेज करना है, वरना आप पे लीगल केसेस भी हो सकते हैं। फर्स्ट डे, अपने फर्स्ट डे पे कोशिश करें कि सबसे ज़्यादा लोगों से मिलें, मुलाकात करें, उनको जानें और अपने बारे में पहचानना है कि मेरा ये काम है, मैंने इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू। पहले दिन जो है ना वो आपका बड़ा अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए ताकि आपसे लोग बातचीत करें और मिलें। आई होप सो कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और जो है वो अब हुज़ैफ़ा की बारी है, तो अगर आपने 2 मिनट्स का ब्रेक लेना है, हुज़ैफ़ा प्लीज़ अगर आप ऑनलाइन है, मैं वैसे इसको कॉल ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि ये तो एक्सपायर हो रही है मीटिंग। मैं दोबारा से लिंक भेज रहा हूँ जो कि अब वक्त के हवाले से। तो हुज़ैफ़ा आप उस पर, बल्कि हुज़ैफ़ा आप meet.google का लिंक में भी बना लें और वो सेंड कर दें, बिकॉज यू वुड बी एबल टू एक्सेप्ट पीपल। ठीक है सर, मैं बना रहा हूँ। सेशन के बारे में प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट में दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा सेशन लगा। मीनवाइल हुज़ैफ़ा भाई जो है वो एक लिंक बना रहे हैं और वो शेयर कर रहे हैं। जो सवाल पूछना चाहते हैं वो माइक ओपन करके सवाल पूछ सकते हैं।